अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सी कॉन्वर्सेशन। नदीम उलहक आपके साथ दोबारा हाजिर है। एज यू नो वी ट्राई एंड डू डीप डाइव इनटू इकोनॉमिक्स ताकि हम लोग सीख सकें कुछ। और ख़ास तौर पे जो जिन लोगों ने इकोनॉमिक पॉलिसी पे इकोनॉमिक रिसर्च की है उनको मैं कोशिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात को ज़रा डीपली इजहार करें। तो आज आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आई हैव गॉट यूनुस धागा साहब विद मी। यूनुस धागा साहब इज़ अ वेल नोन पर्सनैलिटी। He's been one of the, in fact, one of the most successful civil servants in the country. He's been Secretary of Energy, Secretary of Finance, two more very important positions, and he's held many other important positions. अब ये retire करके he's running a think tank for the along with in association with various trade associations. So I think he's a very very important man for us to talk to and learn about the Pakistan economy. So Yunus sir, thank you very much for joining us. Let me थैंक यू begin डॉक्टर by simply posing this fundamental question जो हमारे सामने है, जिसके अंदर मेरे ख्याल सब बातें आ जाएगी कि इस वक्त जो हालात है इकोनॉमी के। आईएमएफ की रिपोर्ट आपने देख ली है, अभी नया प्रोग्राम का रिव्यू भी आपने देख लिया है। आपने देख लिया कि एसआईएफसी के जो जनरल साहब हैं वो कह रहे हैं कि सब हालात अच्छे नहीं हैं। कह रहे हैं टैक्स का रेवेन्यू नहीं कलेक्ट हो रहा है, कह रहे हैं ग्रोथ पॉलिसी नहीं। वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया ग्रोथ पॉलिसी हमारी कोई नहीं है। एंड सो मेनी अदर थिंग्स दैट आर हैपनिंग। इंडस्ट्री स्लो डाउन हुई हुई है, ग्रोथ हमारी 3% पे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। बाकी ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन कहते हो गई है, बट आई डोंट नो व्हाट इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन मींस इफ ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट पिकिंग अप। इन्वेस्टमेंट इज एन ऑल टाइम लो। तो आपका तजिया क्या है इसके बारे में? ये क्या सिचुएशन है और हमारी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर आप क्या कहेंगे? किस तरह हम इस मेस में से निकले? थैंक यू डॉक्टर साहब। ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। देखें, मैं जो इसको देखता हूँ इकोनॉमी को, वो हमेशा अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। एज ए पाकिस्तानी जो हमारा ट्रेडर देखता है, हमारे पाकिस्तानी इन्वेस्टर देखता है। हम्म। और उसको मैं कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोकलाइज्ड लेंस से देखूं, बजाय इसके कि हमें जो आईएमएफ बताता है कि आपकी इकोनॉमी कैसी चल रही है, या वर्ल्ड बैंक बताता है कि जी आपकी इकोनॉमी अब ठीक नहीं। अब वही लोग जो कि हमें, अब मसले की बात यह है कि आईएमएफ ने ही हमें इस लो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे डाला हुआ है पिछले 6-7 साल से। और उसी का ही जो सिस्टर कंसर्न है, वर्ल्ड बैंक, वो कहता है जी आप तो ग्रोथ पे जा ही नहीं रहे। अब बात यह है कि ये हमें ये देखना होगा कि भाई ये हम क्यों इस किस्म की चीजों में फंसे रहते हैं। और इन्हीं से हम सुनते हैं। एक भाई हमें कहता है कि यार ग्रोथ मत करना, तुम्हारा जो बूम एंड बस्ट जो है ना, उसमें तुम मर जाते हो। जब तुम ग्रो करते हो तो वैसे तुमसे वो ग्रोथ संभाली नहीं जाती। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करें भाई? अपनी इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इतने इंटरेस्ट रेट लगा दो कि बर्बाद हो जाए आपकी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाए, आपकी एम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ वो खत्म हो जाए, आपकी महंगाई बढ़ जाए और आपका गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हो जाए। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, क्योंकि आप हीटअप हो जाती है आपकी इकोनॉमी। ये अजीब अजीब चीजें हमें बताते हैं कि जी आप ग्रो करते हैं तो हीटअप हो जाती है, आप ग्रो ना करें तो हम फिर हमारी सबसे बड़ी जो हमारी जो जो जिसको मिसफॉर्चून है ना, वो ये है कि हमारा जो इकोनॉमिस्ट क्लास है ना, जो लोग पढ़े हुए हैं इकोनॉमी के ऊपर, और जो हम जिनको हम सुनना चाहते हैं, या जो मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ, वो भी आके यही स्टोरियां में और उसको बाय कर लेते हैं। और फिर हमें कहा जाता है यार तुम तो फंसे हुए हो लोग ग्रोथ में। वर्ल्ड बैंक आके दूसरे तरीके से आपको बताना शुरू करता है कि यार यहाँ तो आपकी तो पॉलिसी ठीक नहीं है। तो एक तरफ हम उसको एज ए स्टेबलाइजेशन पिल के तौर पे हम लो ग्रोथ को एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम कहते हैं कि जी अब हाई ग्रोथ कैसे, और हम तो फंस गए इसमें। मैं ये मेरा अपना ये ओपिनियन रहा है हमेशा कि जब भी हमने अपनी इकोनॉमी को अपने लोकल जिसको कहते हैं यूज, या उसको जिसको कहना अंडरस्टैंडिंग या होम ग्रोन पॉलिसीज के तहत जब तक नहीं चलाएंगे, जब तक इसको हम समझेंगे नहीं, जब तक उन लोगों के साथ हम नहीं बैठेंगे जो इकोनॉमी, जो प्रैक्टिसिंग इकोनॉमिस्ट जिसको कहते हैं ना, जो आपकी इकोनॉमी को चलाते हैं। एक तो वो होते हैं थियोरेटिकल इकोनॉमिस्ट जो कि हम बाहर से मंगाते हैं कि जी आप बताओ हमें क्या करना, और एक होता है कि प्रैक्टिकल इकोनॉमिस्ट के पाकिस्तान के अंदर क्या चीज करना। अब आप मुझसे ज्यादा इकोनॉमिक्स को जानते हैं। इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी होती है वो बहुत सारे एजम्पशंस के साथ चलती है, और हम जो बाहर की वेस्टर्न इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं वो हमारे पास नहीं है, तो वो थ्योरी एज इट इज हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। हम्म। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, वो उसके ऊपर उसके एजम्पशन ये होती है कि जी आपका परफेक्ट कंपटीशन होगा, आपकी जो है मार्केट्स वेल फंक्शनिंग मार्केट्स होंगी, आपके यहाँ एक्सटर्नलिटीज नहीं होंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन सारे एजम्पशंस के साथ हमें बताया जाता है कि जी आपके लिए सबसे अच्छा ये है कि जी आप फ्री ट्रेड करें, लिबरलाइज कर दें अपनी ट्रेड को।
आज खोल दे अपनी मार्केट सारी दुनिया के लिए। और उसके बाद जो हमने देखा 90s में भी हमने ये किया और दोबारा हम यही कर रहे हैं। तो मुझे कहीं भी स्टेबलाइजेशन नहीं नजर आती। एक थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन पिछले साल के उसमें फिगर्स में नजर आती है, वो अब दोबारा स्लिप हो रही है आपके हाथों से। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट आपके हाथ से निकल रहा है। तो जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आपने इख्तियार की थी, वो अब आपकी जो टैरिफ पॉलिसी नहीं आई है, वो आपको एक्सटर्नल अकाउंट में दोबारा से प्रॉब्लम में डाल रही है। तो मेरा ये अर्ज है, कहना ये है कि जनाब आपने जो आप अपने डेटा, अपनी हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक अपनी पॉलिसीज बनाए मेहरबानी करके। इसको आप कभी भी बाहर से इंपोर्ट करके नहीं चला सकते। तो मेरा ये यही कहना है कि ये ये जो मुझे स्टेप। बताइए कि ये जो हम बाहर से जी। इंपोर्ट करते हैं, जी। अब जब मैं आईएमएफ के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई ये सिचुएशन है, वो कहते हैं भाई इकोनॉमी आपकी है, आप चलाएं, ठीक है। वर्ल्ड तो बैंक के सही। पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं जी। अब जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट जो आई है, जीसीडीए, आपने जो देखा है, ग्लोबल गवर्नेंस करप्शन असेसमेंट जो है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा है कि सारा कसूर हमारा है। ठीक। हालांकि 25 प्रोग्रामों के बाद उन्होंने कहा टैक्स पॉलिसी बहुत खराब है, और उन्होंने अपने ऊपर कोई नहीं लिया। उन्होंने कहा सारी खराबी आपके सिर पे है। वर्ल्ड बैंक हमारे। कहता है जी ग्रोथ जी मॉडल जी आपका खराब है, सारी जी खराबी उनकी है। जी। तो फिर कसूर हमारा है, उनका कसूर है किसका है? कसूर सर हमारा है। मैं इस बात में बिल्कुल हमें मान लेना चाहिए। बात यह है कि हम ये समझते हैं ना, हमारी एजम्पशंस गलत हैं, हम सोच ही हमारी गलत है। हम ये समझते हैं कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है ना, मुल्क में स्टेबिलिटी लाएगा। हाँ। आईएमएफ प्रोग्राम के पीछे पीछे चलते रहो, सारे रिफॉर्म्स आपके हो जाएंगे। हम्म, अब हम्म, 25 प्रोग्राम के बाद भी अगर आपकी स्टेबिलिटी या रिफॉर्म्स या स्ट्रक्चर आपका ठीक नहीं हुआ, हम्म, तो इसका मतलब है कि आईएमएफ प्रोग्राम से काम नहीं होता है। आईएमएफ होता है 3 साल का प्रोग्राम होता है, उसमें उन्होंने अपनी जो है बुक्स को ठीक करना होता है आपकी। और हम्म, आखिर में एक आपको बता देंगे जी हमने इसको भी ठीक कर लिया, देखिए स्टेबिलिटी कर दी। अब हम्म, मुझे अगर आप ये बात बताएं हम्म, कि मैं अगर आपको हम्म। मैं एक चार्ट दिखाना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू शेयर इट और Go नॉट। ahead, go ahead. You can share screen if you like. हाँ। हाँ, तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ और हम्म, आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। आगे आगे। अब हमें ये, मैं सिर्फ एक आईएमएफ की एक चीज जिसको हम अंधाधुंध हम्म, फॉलो करते हैं, वो है इनकी इंटरेस्ट पॉलिसी। हाँ, वो कहते हैं जी इन्फ्लेशन जो है हम्म, वो कंट्रोल होता है इंटरेस्ट रेट से। हम्म, अब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो वो इन्फ्लेशन से कंट्रोल होता है, बिल्कुल। जब कॉस्ट हम्म, पुश होता है तो वो नहीं होता कंट्रोल। हम्म, अब जैसे ही जब इनका हुआ, इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया, मैं इधर आ चुका था पॉलिसी रिसर्च में। तो मैंने हम्म, इनको, हमने यहाँ से कहना शुरू किया कि भाई ये सारी दुनिया के इस वक्त ग्लोबल प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, हम्म, आप इसको नहीं कर सकते इंटरेस्ट रेट से हम्म, ठीक। अब ये आप चार्ट देखें तो आपको दो चार्ट जो ब्लू और रेड जो है ना, साथ डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हम्म, साथ ऊपर जा रहे हैं, हम्म, साथ नीचे आ रहे हैं। एक जो हम्म, है ब्लू वाला वो ग्लोबल प्राइसेस का है, हम्म, कि जिससे आपको पता चल रहा है कि जी आपकी हम्म, जो हम्म, ग्लोबल प्राइसेस ऊपर जा रही है, और ठीक है। उससे एक थोड़ा सा टाइम लैग से आपका जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। हम्म, ये हम्म, आपका नीचे ग्रीन पे इंटरेस्ट रेट चढ़ा, आप इंटरेस्ट रेट से हम्म, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये देखें हम्म, आपने डबल कर लिया अपना इंटरेस्ट रेट, 7 से 15 कर लिया, लेकिन इन्फ्लेशन आपसे दूर भाग रहा है। हम्म, और यहाँ से जैसे यहाँ से ये डाउन टर्न शुरू हुआ हम्म, ग्लोबल प्राइसेस का, आपका इंटरेस्ट रेट जो, आपका इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आना शुरू हुआ। हम्म, हम्म, तो हम्म, इंटरेस्ट रेट, ये इनको हम समझाते रहे कि भाई ये पहले आप उसको एनालाइज तो करें ना कि ये इन्फ्लेशन किस किस्म का है, हम्म, और क्या ये आपका टूल जो है इंटरेस्ट रेट्स का, पॉलिसी रेट का, ये इसको कंट्रोल करेगा, इसको बेहतर करेगा नहीं करेगा। हम्म, हम्म, लेकिन उन्होंने सुनी ही नहीं है बात। हम्म, और जो है, अब ये देखें आपने पूरी इंडस्ट्री को बिठा दिया, आपकी डी हम्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, कितनी इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, कितने आपकी हम्म, जॉब्स खत्म आपने कर दी, जो आपका ग्रोथ था वो बैठ गया। तो हम्म। अब इन चीजों का आप किसको कसूरवार ठहराएंगे? अब आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, वो तो सपोज टू बी एज एन इंडिपेंडेंट थिंग, आपने गवर्नमेंट से तो उसको अलग कर दिया। तो मॉनेटरी पॉलिसी वालों को देखना चाहिए था कि भाई हम कहाँ पे लेके जा रहे हैं मुल्क को, और कहाँ पे जा रहा है ये सारा। तो आप अगर, जो जिसको, एक तो मैं इस चीज से सख्त इख्तलाफ करता हूँ कि आपकी जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसी के दो पार्ट होते हैं, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। ये बिल्कुल डाइवर्स नहीं होनी चाहिए। हम्म। कि कहीं ना कहीं इनको आपस में एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। ये आप नहीं नहीं, हो पर वो सकता है कि, ना आपके पास, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कमेटी तो है। सर वो तो उस पर अब नहीं होता ना, उसके ऊपर कोई फैसले तो नहीं होते। नहीं, फैसले नहीं होते, पर उस पर शेयरिंग ऑफ सिनारियोज तो होना चाहिए ना। हाँ, बट ये कि देखें उसमें कहीं ना कहीं शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। हम्म, अब ये कि अब आप ये देखें, इस चार्ट को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें जो पॉलिसी रेट्स की जो पॉलिसी थी एमपीसी की, उसका कोई रोल नहीं रहा हमारी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में। हम्म, लेकिन हम्म, चूंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है,
तो वो कहते हैं जी हमने कारनामा कर लिया। हम्म, अब ये है ना, ये जिस तरह आप जो कामयाबियां किसी और वजह से हो रही हैं या आप अचीवमेंट्स किसी और वजह से हो रहे हैं, वो अगर आप अपनी पॉलिसी के ऊपर डाल के और अभी भी आप कहें जी टाइट पॉलिसी हम करेंगे तो बहुत अच्छा हम्म। होगा, अभी दोबारा आईएमएफ ने ये नहीं, कहा पर है एक कि एक चीज यहाँ, लेट मी पुश बैक अ लिटिल। हम्म। इंटरेस्ट रेट हमारे जो इन्वेस्टमेंट पे देखा गया, थोड़ा बहुत जो भी स्टडी की है, देखा है मैंने कई दफा करके, और बहुत सारी स्टडीज रिव्यू की है। इंटरेस्ट रेट से इन्वेस्टमेंट का रिश्ता हमारा बहुत कमजोर है, और जो इन्वेस्टमेंट का हमारा ज्यादा रिश्ता है वो विद रेगुलेशन है एंड लैक ऑफ मार्केट्स है, एंड द अनसर्टनिटी दैट प्रिवेल्स ऑन पॉलिसीज, स्पेशली द टैक्स पॉलिसी। टैक्स पॉलिसी जो मैं देखता हूँ, जो आईएमएफ ने भी करवाया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी करती रहती है, कि आई थिंक आवर टैक्स पॉलिसी चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी 6 मंथ्स। मिनी मिनी बजट आ जाता है, टैक्स पॉलिसी चेंज हो जाती है, टारगेट में से या जाता है, फिर बिल्कुल आ जाती है। तो टैक्स पॉलिसी और रेगुलेशन को आप क्या देखते हैं? बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। इस वक्त जो हमारा हम्म, इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है ना, वो किसी एक चीज से खराब नहीं हुआ हुआ। हम्म, इसमें दो तीन चीजें। हम्म, सबसे बड़ी चीज है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में आप जितनी भी अच्छी पॉलिसीज देते हैं ना, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक इतना बड़ा वो एक वो उसका होता है फैक्टर कि अब लोग अक्सर ये कहते हैं कि जी देखें ना, मुशर्रफ दौर में भी तो पॉलिटिक्स बंद थी और उधर हुई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आई, तो उसमें ये था कि एक स्टेबिलिटी ये थी कि लोगों को पता था कि अब इन दोनों ने वापस नहीं आ रहा, मुशर्रफ एज इंटरनेशनल सपोर्ट, तो वो जो चलता रहा। दूसरा आपका स्टेबिलिटी के अलावा, जैसे मैंने अर्ज किया, हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई कॉस्ट ऑफ फंडिंग। तीसरा आपका आता है हाई टैक्सेशन। जिस तरह की टैक्सेशन पाकिस्तान में है इस वक्त, आपका जो इवन फ्रीलांसर या आपका जो प्रोफेशनल क्लास है ना, वो भी भागने के चक्कर में कि जी इतने टैक्सेस के साथ वो सरवाइव नहीं कर पाते। और चौथी आपकी चीज है ये एनर्जी प्राइसेस। ये एनर्जी प्राइसेस ने भी काफी इस वक्त तबाही मचाई हुई है कि वो कहीं पे भी आपकी कंपेटिटिवनेस आपकी खराब की हुई है। तो ये मैं इसका अर्ज करना चाह रहा था कि जहां पे हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, अब आप देखें नई टैरिफ पॉलिसी को ही देख लें। हम्म, अब हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू यही रहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट फलाना, इसी वजह से हम आईएमएफ में गए। हमने मैं जब था सेक्रेटरी कॉमर्स तो एक ट्रेड पॉलिसी बनाई, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टैरिफ पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हमने 2019 से बनाई। इससे पहले कोई टैरिफ पॉलिसी नहीं थी, और पहली दफा हमने कहा कि जी टैरिफ शुड बी अ फैक्टर ऑफ ट्रेड, और उसको हम्म, एफबीआर से हमने निकाल के लेके आए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। तो हम्म, ये हमने उस वक्त अचीवमेंट, एक रिफॉर्म किया कि इसको हम लेके आए यहाँ पे, और हमने इधर एक टैरिफ पॉलिसी बोर्ड बना दी, और हमने कहा कि जी आपने उसके हिसाब से ही बनानी है, तो हमने पॉलिसी एक बना ली। पॉलिसी में ये था कि जी हमने अपनी उस वक्त जो अंधाधुंध एक आईएमएफ के प्रोग्राम में, सॉरी टू से आईएमएफ के दो प्रोग्राम्स में हमने अंधाधुंध अपने टैरिफ्स ऑन मशीनरी एंड रॉ मटेरियल बढ़ा दिए, हम्म, सिर्फ यही जो टारगेट्स पूरे करने के लिए, हम्म, 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 फिस्कल टारगेट्स पूरे करने। तो उस पे बहुत सारा हमारा रॉ मटेरियल महंगा हो गया था, हमारी हम्म, कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री को खराब कर रहा था। तो हमने उसको सबसे पहले टारगेट किया कि हमने रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर अपना जीरो करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 4 to 5 years, और उसमें जीरो करना है मशीनरी पे जो कि पाकिस्तान में नहीं बन सकती 4 to 5 years, और जो फिनिश गुड्स है उसको फिलहाल हम कोई टच नहीं करेंगे, उसको कोई रिलीफ नहीं देंगे, फिनिश गुड्स को हम उधर ही रखेंगे। हम्म, और इसको हमने कामयाबी से चला, आपने देखा 5 साल में उसका फायदा ये हुआ कि आप देख लें कि 2024 में हमारा हमने जो ट्रेड डेफिसिट था वो 25-26 अरब पे रोक लिया हमने, और हम्म, वो प्रॉपरली कवर हो गया बाय द रेमिटेंसेस, और आपने करंट अकाउंट सरप्लस कर लिया। अब एक कामयाब पॉलिसी को उन्होंने आके टोटल दोबारा उल्टा कर दिया। अब उन्होंने क्या किया कि बिल्कुल लिबरल पॉलिसी कर दी। अब लिबरल पॉलिसी के पीछे थ्योरी ये होती है कि जी दुनिया बड़ी एक आजाद ट्रेड कर रही है, आप भी उनके साथ एक आजाद ट्रेड करें। आपकी जो मार्केट में या आपकी इंडस्ट्री में जो कैपेसिटीज होंगी, जो एडवांटेजेस होंगे, वो आपकी इकोनॉमी के एडवांटेजेस आपको एक प्लेस दे देंगे इंटरनेशनल ट्रेड में। ये वहां पे होता है जहां पे फ्री ट्रेड हो। दुनिया में इस वक्त फ्री ट्रेड नहीं है, कहीं पे भी मार्केट एक्सेस आपको अवेलेबल नहीं है, जब तक कि आपको या तो जीएसपी प्लस पे आपको मार्केट एक्सेस मिलती है, या आप ट्रम्प साहब के साथ एग्रीमेंट कर ले तो आपको मार्केट एक्सेस मिलती है, या आप किसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें तो मार्केट एक्सेस मिलती है। बाकी सारी मार्केट्स क्लोज्ड हैं, और वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के साथ चलती हैं। दूसरों को एक अलग मिल रहा होता है टैरिफ, आपको अलग टैरिफ मिल रहा होता है, जिनके साथ उनका ट्रेड एग्रीमेंट है उनको अलग टैरिफ है, आपको अलग टैरिफ है। तो इसमें अगर आप यूनिलेटरली अपनी मार्केट खोल देते हैं लो टैरिफ्स के साथ, तो फिर आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट कौन साइन करने के लिए आएगा? हु विल फाइंड अट्रैक्शन इन योर मार्केट? तो मेरा यही कहना है इसके अंदर, और मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था, आपने पढ़ा होगा, सितंबर में मैंने कहा था कि एंड टू ट्रेड डिप्लोमेसी, कि आप कर क्या रहे हैं, आपके साथ बात करने कौन आएगा? और इस वक्त अगर आप खोल देंगे तो वही होगा जो
जो 90s में हमारे साथ हुई, 90s में हमने यही हरकतें की थी कि हमारे जो एवरेज टैरिफ था वो 40s में था, उसको हम नीचे लाके हमने 10-12 पे बिठा दिया। अब हम कहते हैं हम 10 से 6 पे ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे जबकि आपका बांग्लादेश का 14 पर एवरेज है, इंडिया का 15 पे एवरेज है, तो आप भी 10.5 पर इस वक्त हैं, उनसे कम ही है आपका एवरेज टैरिफ, तो आपको नहीं, कम बट कर। देखिए हमारा हमारा देखिए हमारा टैरिफ स्ट्रक्चर तो बड़ा अजीब है ना, कि जी आपने एक तो गाड़ियों को जो छूट दी हुई है, इतनी प्रोटेक्शन दी हुई है फॉर द लास्ट 60 ईयर्स के गाड़ियों के तो मतलब कोई उन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि वो किट लगा मंगा के उसको असेंबल करते हो। ये दूसरी सबसे तरफ खराब आप, एग्जाम्पल है हमारी। अच्छा हाँ ये बिल्कुल, दूसरी तरफ ये है कि आपने एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा लगा के वो बेड़ा गर्क किया हुआ है। तीसरी तरफ आपने कंप्यूटर मोबाइल फोन पे तो टैरिफ जो हमारा है कंफ्यूज विद द टैक्स पॉलिसी भी है, क्योंकि नहीं, आपने तकरीबन हर चीज पे लगाया हुआ है टैरिफ, बहुत ज्यादा टैक्स बहुत लगाया हुआ है, ठीक है। विद द रिजल्ट कि अब आप सेलफोन्स को कर रहे हैं प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वही जो गाड़ियों को दी थी। तो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंडस्ट्री जो है कंपेटिटिव इस वजह से नहीं बन रहा, क्योंकि गाड़ी को एक्सपोर्ट नहीं करता, सेलफोन को एक्सपोर्ट नहीं करता, फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट नहीं करता। और हमारी इंडस्ट्री इस वजह से बैठी हुई है कि सब इनवर्ड लुकिंग है। मैं कई चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में, कि वो पूछते हैं एक्सपोर्टर्स कहाँ है, वो कहते हैं एक्सपोर्टर्स कोई नहीं है, बिकॉज यू ऑल प्रोड्यूसिंग डोमेस्टिकली। तो फ्री ट्रेड इसलिए हम चाहते हैं कि जी कम से कम ये लोग बाहर एक्सपोर्ट तो करें और कंपेटिटिव तो हो। लेकिन इस तरह नहीं होगा जिस हम्म, तरह हम करना चाह रहे हैं ना, ओपन मार्केट करने से नहीं होगा। हम जरूर एक्सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनको कॉम्पिटिटिव हम्म, बनाना चाहिए, लेकिन आपको इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट एक्सेस इज दीज डेज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मार्केट एक्सेस जी, नहीं है हमारे पास। आप हम्म, ओपन कर दें, आप कॉम्पिटिटिव कर दें, जो भी कर दें, मार्केट एक्सेस अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरों से ज्यादा टैरिफ्स के साथ compete नहीं कर हम्म, सकेंगे। तो हम्म, नंबर वन पहली चीज है मार्केट एक्सेस। नंबर टू, जो आपने कहा कि अपनी कॉम्पिटिटिव बनाना, अब जब आपकी बिजली, टैक्स और फाइनेंस ये तीनों महंगे हैं सारी दुनिया से, हम्म। तो आप इस वक्त कैसे कॉम्पिटिटिव ओपन कर सकते हैं मार्केट? पहले तो ये डिसएडवांटेज अपने मार्केट के अपनी चले मान गए। कम मुझे करें। बताइए दूसरी टैक्स की पॉलिसी हमारी इतनी गंदी क्यों है? सिर्फ हमारी, टैक्स। यू बीन सेक्रेटरी फाइनेंस, यू बीन सेक्रेटरी कॉमर्स, यू बीन सेक्रेटरी एनर्जी, यू आर अ की मैन टू आस्क दिस, कि हमारी टैक्स की पॉलिसी जो है, फॉर एग्जांपल बिजली के बिल पे कोई 13 टैक्सेस है, वो टैक्स के नाम उनको भूल गए तो उन्होंने अदर टैक्स भी लगा दिया, फिर सुपर टैक्स भी लगा दिया। और हमारे हर चीज पे विदहोल्डिंग टैक्स जो है 60% विदहोल्डिंग टैक्सेस है, ठीक है। एक एक चीज पे विदहोल्डिंग टैक्स है, सेल फोन वगैरह कितनी चीजों पे। ये पॉलिसी कहाँ से बनी, क्यों बनी, और इसको हम क्यों नहीं रैशनलाइज कर सकते? बिल्कुल रैशनलाइज करना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना इस वक्त, हम्म, जिसको अगर आप कहें एक आम आदमी के लिए, एक हम्म, प्रोफेशनल के लिए, एक कंपनी के लिए, एक कारोबारी आदमी के लिए, एक्सपोर्टर के लिए, वॉट सारे हम्म, आप मिला लें सेक्टर्स, तो सबके लिए, एक आम आदमी से लेके इंडस्ट्री के लिए टैक्सेशन पॉलिसी है। टैक्सेशन पॉलिसी में हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमने जो अपने मैं अगेन मैं दोबारा उसी पे आऊंगा, इंटरेस्ट पॉलिसी के ऊपर। आपकी जो पॉलिसी रेट के ऊपर आपने अपनी जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते गए, इसका सबसे, अब मुझे बताएं, डिमांड कंप्रेशन। चले हमने मान लिया कि अगर फर्स्ट कीजिए, हम ये भी मान लें कि ये जो हमारी इन्फ्लेशन है ये डिमांड का कोई चीज, हालांकि हमने देख लिया कॉस्ट का, लेकिन अगर हम डिमांड पे ही मान लें, तो मुझे ये बताइए, 70% जहां पे आपका लोन, 76% या 75% जो भी लोन आपका इस वक्त जितना भी क्रेडिट है बैंक का, वो जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की कौन सी डिमांड आप कंप्रेस करेंगे थ्रू दिस? नंबर वन। नंबर टू, हमारा जितना भी कारोबारी सेक्टर है वो तकरीबन कैश पे चलता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी में। आपका रिटेल ले लें, आप होलसेल ले लें, आपका एग्रीकल्चर सारा सेक्टर ले लें, वो सारा कैश इकोनॉमी है, वो कहीं पे भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इंटीग्रेटेड इनटू योर फाइनेंशियल सिस्टम में। तो आपका इंटरेस्ट रेट से उसको क्या फर्क पड़ेगा, कौन सी डिमांड वहां से आप सप्रेस करेंगे? तो ये है इस फ्लॉड एक पॉलिसी इंटरेस्ट रेट की। अब ये इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक काम किया, इसने आपने गवर्नमेंट के अखराजात जो है ना वो बढ़ा के उन्होंने कोई 10-15 गुना कर दिया। अब वो जो आपकी गवर्नमेंट थी उसका बेड़ा पट्टा बैठ गया। अब उनको टैक्स तो ले नहीं सकते वो किसी से, उनका कोई सिस्टम ही कोई नहीं है प्रॉपर के जिससे वो टैक्स कलेक्ट कर सके, तो उन्होंने जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए। और ऐसा कभी विद होल्डिंग टैक्स, कभी ये टैक्स, कभी वो टैक्स, जिस टैक्स का कोई तुक ही नहीं है। और एक ही आप चार अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को बिठा दें तो उन सबका टैक्स रेट अलग अलग है।
किसी का विदहोल्डिंग टैक्स डिफरेंट किस्म का है, किसी का जो है प्रिजम्पटिव टैक्स अलग है, किसी का वो जिसको टर्नओवर टैक्स किसी के ऊपर डाल दिया है, तो हर किसी का जो इंसिडेंस ऑफ द टैक्स है वो सबका डिफरेंट है। तो उसकी वजह यही है कि आपने एक तो अपना जो इस वक्त सबसे बड़ी मार पड़ी है पिछले के 5-6 साल की मैं बात करूं, तो आपको मार पड़ी है इंटरेस्ट पेमेंट्स की, डेट सर्विसिंग, जो कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा बढ़ा के अंधाधुंध ये करते रह गए जी, हम पता नहीं कौन सा अपनी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी देंगे, अच्छा आपके नागा पास साहब, यहाँ एक और मैं आपको छोटी सी बात कहूँ, मुझे समझ नहीं आती, मैं एक और थीसिस पेश करता हूँ, चलिए, जस्ट टू बी डिफिकल्ट आई पुट फॉरवर्ड अ थीसिस। जी जी आई थिंक इंटरेस्ट रेट इज टू लो. आई थिंक इंटरेस्ट रेट शुड बी वे अबव 20%. आई गिव यू अ रीजन. माय रीजन इज वेरी सिंपल. कि जो सेठ हैं बैठे हुए हैं, मेरे से बड़े नाराज रहते हैं आपके सेठ जो कराची वाले हैं, ये बैठे हुए हैं, इनकी जो कंपनी है माशाल्लाह, ये 80-90% फैमिली के हाथों में है, और जी 10% शायद स्टॉक मार्केट में जाते हैं. ये कहते हैं इंटरेस्ट रेट बहुत लो है. जो मैंने फाइनेंस पढ़ी थी, कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसमें ये था कि दो तरीके फाइनेंसिंग के होते हैं, एक इक्विटी और एक इंटरेस्ट डेट. ठीक है, ये डेट लेना चाहते हैं, इक्विटी नहीं फ्लोट करना चाहते. जब मैं देखता हूँ एप्पल, आईबीएम, टेस्ला, जो भी कंपनी है, वो इक्विटी फ्लोट करके अपनी बिजनेस बढ़ाती है, डेट से नहीं बढ़ाती. आप टेस्ला का देखें, आईबीएम का देखें, क्या डेट है उनका? डेट बहुत कम है, इक्विटी बहुत ज़्यादा है. तो हम क्यों नहीं इक्विटी इनको कहते कि इक्विटी फ्लोट करें, और ये इक्विटी फ्लोट करना इनके लिए इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो मुझे, मैं उसको देखता हूँ, एक फेमस थियरम है, मोडिग्लियानी मिलर थियरम, जो कहता है डेट और इक्विटी बराबर होने चाहिए तकरीबन. अनदर, तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो 22 पे भी गया, तो इन्होंने इक्विटी नहीं ऑफलोड की. और ये अपने नए प्रोजेक्ट इक्विटी से क्यों नहीं लगाते? व्हाई डू दे डू इट विद इंटरेस्ट? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं, अगर आप मुख्तलिफ ग्रुप्स को देखेंगे ना, वो द पीरियड ऑफ दिस लास्ट जो 22% और ये सारा इंटरेस्ट रेट जो बड़ा 7 से एकदम 21 पे गया, 22 पे, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिन्होंने अपनी जो है ना डेट रीपेमेंट्स की और अपनी इक्विटीज और प्रॉफिट से, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो इसमें मैं इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अफोर्डेबल ही नहीं रहा था ना डॉक्टर साहब, ये अफोर्डेबल ही नहीं रहा था किसी भी रीजनेबल कंपनी के लिए, इतना हाई इंटरेस्ट रेट उनको पहले तो एक नहीं, सस्ते में मैं थे। जो कह रहा हूँ कि हाई इंटरेस्ट मान गए, बट ये हम्म, वही चीज मेरे से पैसे ले ले, पैसे तो मेरे से लेना है, डिपॉजिट तो मैं ही हूं ना, आप पर मैं ही है ना, जी डिपॉजिटर तो जी आप लोग ही हैं. जी तो डिपॉजिटर से बजाय बैंक के थ्रू जाके डेट लेने के, हम लोगों को, जो हम सेवर्स हैं, हम सेवर से ही पैसे आते हैं ना, और क्या आते हैं हम जी लोगों से. मुझे स्टॉक बेच के, मैं तो अपना एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, कि एक आम आदमी को स्टॉक बेच के और वही पैसे ले ले. ठीक है, ये स्टॉक क्यों नहीं बेचते? मुझे ये हैरानगी होती है कि ये लोग इंटरेस्ट रेट कहते हैं बहुत हाई चला गया, तो चलो फिर स्टॉक हम्म। बेचो भाई. स्टॉक नहीं बेचना चाहते. उसमें उन्होंने जो तरीका किया वो ये किया कि अपने जो भी रिजर्व थे उससे उन्होंने खरीद लिए, मतलब डेट रीपेमेंट की। हम्म. दूसरी बात यह है कि बहुत सारी ऐसी जो कंपनीज हैं कि जिसमें इस वक्त जो आपने कहा ना 50-50 का फॉर्मूला, क्योंकि जब नया प्रोजेक्ट लगाते हैं तो वो आपकी बात सही है, 80-20 पे ही चलता है, वो तकरीबन 75-25 पे चलता है, नया प्रोजेक्ट इसी पे लॉन्च होता है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो पे बैक करते रहते हैं, और खास स्पेशली इन हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो, तो फिर इनका तकरीबन कंपनियों का 50-50 ही मिलेगा आपको डॉक्टर साहब, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मैं अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, कोई बैंकरप्ट कंपनी है, कोई फंसी हुई कंपनी है जो पे नहीं कर सकती, तो उसकी तो बात ही है, और उससे फिर उसको फिर अपने स्टॉक बेचना भी बड़ा मुश्किल होता है। आपने जो बात की ना, अगर कोई कंपनी वैसे ही फंस गई है कहीं पे बहुत इंटरेस्ट रेट की वजह से किसी लोन में, तो बाजार में उसके शेयर्स भी नहीं बिकते। तो इसको थोड़ा जनरलाइज हम नहीं कर सकते। आपकी बात सही है, हमारे यहाँ जो है ना रेंट सीकिंग बहुत हुई है, यहाँ मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे जो रिस्क टेकिंग का जो है एपिटाइट बहुत कम है हमारी इन्वेस्टर क्लास में, रेंट सीकिंग में बहुत ज्यादा रहे हैं, तो ये एक पूरा एक सिनेरियो चला है काफी सालों का। बट हैविंग सेड दैट, आपकी पॉलिसियां जो है ना वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, आपकी पॉलिसियां पॉजिटिव होनी चाहिए कि ठीक है कि अच्छा, आप उसमें आपका एजम्पशन यही होना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टर है वो वेल मीनिंग है, वो ठीक काम करना चाहता है, एक्सपोर्टर आपका ठीक करना चाहता है, उसकी इस वक्त कॉस्ट ऑफ जो है प्रोडक्शन वो इतनी अगर हाई होगी, उसको अगर हम ओपन मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे और कहेंगे फ्री ट्रेड चलाओ और उसको छोड़ दो मार्केट में, तो फिर उसके साथ ये जाती भी है, वो फिर कर नहीं सकेगा कंप्लीट। अब आप देखें अच्छा ना, चलिए, एक और प्रॉक्टर तरफ चलें. सॉरी, गो प्रॉक्टर एंड अहेड. गैम्बल का एक हम एग्जांपल लेते हैं, जो अभी अभी मार्केट छोड़ के गए। अब ये छोड़ दे. हमारे लोकल्स भी नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इनका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो। उन्होंने बंद कर दिया प्रोसेस, उन्होंने कहा हम मार्केट नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान की, पाकिस्तान में अपने ब्रांड्स भी वही रखेंगे,
सारी मार्केटिंग भी वही रखेंगे, प्रोडक्शन हम पाकिस्तान से बाहर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है। बाहर से इंपोर्ट करके, चूंकि अब ये जिस तरह की टैरिफ पॉलिसियां आ रही हैं, तो ये कहते हैं बाहर से तो आप सस्ते में इंपोर्ट करके इधर बेचो, इधर बेचो, इधर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। तो वो जो हम्म। आपको एक, जिसको हम कहते हैं ना कि एक मिनिमम प्रोटेक्शन के, जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से उतनी गवर्नमेंट को देनी चाहिए टू योर फिनिश गुड्स, वरना फिर बहुत बड़ी आपकी जो है ना डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हो गई। अच्छा, ये बताइए, since you've been secretary in for a long time in many good places and you are regarded as one of our very capable secretaries, आपका नाम एजीएन काजी वगैरह के साथ लिंक किया जाता है। ये बताइए कि हमारी पॉलिसी मेकिंग में ये चीज़ें कभी डिस्कस होती हैं कि ये टैक्स पॉलिसी क्या है और टैक्स पॉलिसी को हमने रिफॉर्म करना है कि नहीं करना, या ये जो पॉलिसी मेकिंग हमारी बिल्कुल ही, मैं ईसीसी का जब एजेंडा देखता हूँ, मैं 3 साल खुद भी ईसीसी में बैठा रहा हूँ कैबिनेट में, हमेशा रोता था कि हम जी सिर्फ ट्रांजैक्शंस करते हैं, वी नेवर थिंक ऑफ अ लॉन्गर टर्म पॉलिसी। और अब लोग कहते हैं ग्रोथ पॉलिसी कोई नहीं। क्या प्लानिंग कमीशन का काम ग्रोथ पॉलिसी बनाना नहीं है? तो वो क्या हो रहा है? वेयर इज पॉलिसी बीइंग मेड? ये आपने बिल्कुल सही बात की डॉक्टर साहब। जब हम इस फंसते वहीं पर है ना, जो आईएमएफ वगैरह की बात हमें क्यों माननी पड़ती है, या हम जब पॉलिसी लोन्स वोन्स लेते हैं तो वर्ल्ड बैंक ओईडीपी ये क्यों हमें पढ़ा रहे होते हैं कि भाई ये बातें इस तरह करो, पॉलिसी इस तरह बनाओ। जैसे आपने इसमें भी कहा कि जी पॉलिसी बनाते हुए आपको बाहर से इंपोर्ट करके दे दिए जाते हैं कंसल्टेंट के, जी ये तुम्हारी पॉलिसी बनाएगा। उसकी वजह यही है बेसिकली कि वी डोंट हैव एन इकोनॉमिक प्लान। एक इकोनॉमिक प्लान जिसके नीचे आपकी, फिर आपकी उसी से वो मैच करती हुई आपकी ट्रेड पॉलिसी हो, उसी से मैच करती हुई आपकी एनर्जी पॉलिसी हो, उसको मैच करते हुए आपकी टैक्सेशन पॉलिसी हो। तो और एक इकोनॉमिक प्लान हो जो कहेगा जी इन पॉलिसियों का ये इनपुट होगा, इस तरह से हम ग्रोथ लेंगे, इस तरह से हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, थिंग्स लाइक दैट। वो कहीं पे भी नजर नहीं आता। आप अभी इस वक्त कुछ नहीं तो ये अपनी ट्रेड पॉलिसी खोल लें, अपनी टैरिफ पॉलिसी खोल लें और अपनी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी खोल लें, और अभी एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बन रही है उसको देख लें जो उसका ड्राफ्ट है। सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये आपस में कोई, जिसको कहते हैं ना मैरिज, इनका किसी का भी नहीं है कि जी हम चारों मिलके इकोनॉमी को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, ट्रेड इंडस्ट्री को बेहतर करना चाहते हैं, तो हम चार को एक उस पे होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे। तो चारों पॉलिसी आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से बातें करती हुई नजर आएंगी। तो ये सबसे बड़ा हमारा एक चैलेंज है कि हमारी गवर्नमेंट, अब आप ये बताइए, आपको डॉक्टर साहब पता है कि हमारा जो इस वक्त होम ग्रोन डेवलपमेंट प्लान कौन बना रहा है? बिल्कुल सही, वो स्टेफन डर्कर। तो स्टेफन डर्कर। अब मुझे ये बताइए कि वो मैं उनकी इज्जत करता हूँ, पढ़े लिखे आदमी है, मुझसे ज्यादा बिल्कुल पढ़े सही। लिखे होंगे, लेकिन बात यह है कि भाई हमारे मुल्क को आपने कितना देखा है, आप क्या बता सकते हैं उस मुल्क के बारे में? आप हो डायरेक्टर ऑफ, जो है ना, डायरेक्ट सेंटर फॉर रिसर्च ऑन, क्या है, सेंटर फॉर स्टडी ऑन अफ्रीकन इकोनॉमीज, हाँ हाँ। यही है ना। अफ्रीकन इकोनॉमीज आप पढ़ते पढ़ते हमें रातों रात बताते हैं कि मैंने क्या करना है, तुमने किस तरह डेवलप करना है, तो फिर डॉक्टर साहब फिर उसको देख के सर पीटने को दिल नहीं, करता है पर कि देखिए भाई। पॉइंट ये बिल्कुल सही है, पर आपके पास प्लानिंग कमीशन भी है, वो होम ग्रोन बना रहा है, दूसरी तरफ उड़ान बन रहा है, तीसरी तरफ एसआईएससी कुछ कर रही है, चौथी तरफ वो उसने क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अपना कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी बनाई, तीसरी तरफ आईएमएफ प्रोग्राम है, फिर एक और तरफ एडीबी का भी कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी। तो मुझे बताइए, ये इसको ईसीसी जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी, हम्म, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी इसको कोऑर्डिनेट क्यों नहीं करती? एग्जैक्टली वही तो, मुझे सच्ची बात है, आप भी रहे हैं प्लानिंग कमीशन में, वो मैं भी रहा आटा हूँ दाल तो। का बहा पे गुजर काम करते रहते हैं। वो कहते हैं जी आज गाड़ियों के निजाम में हमने ये कर दिया, हमने 30 बिलियन खर्च दिया, 40 बिलियन, मुझे तो समझ ही नहीं आती ये क्या निजाम है। एक दफा मुझे, आप देखें ना एसआईएफसी को भी कितने साल हो गए ना, जितने के टारगेट्स थे, आई एम श्योर वो अचीव तो नहीं हुए, उनको भी अंदाजा कुछ है। भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आप इसको देख लें, ये उड़ान को भी तकरीबन साल होने को आ गया है, तो उसको भी देख लेना चाहिए साल में इसने क्या कर लिया। उसमें भी कुछ आपको नजर नहीं आएगा ज्यादातर। आप 60 बिलियन पे लेके जाना चाहते हैं अपनी एक्सपोर्ट्स को, उसके लिए क्या तरीका है? एक्सपोर्ट तो गिरनी शुरू हो गई है, इंपोर्ट बढ़ रही है, आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, तो ग्रोथ तो आपकी नीचे जा रही है। तो इन सब चीजों को एक दफा मैं कहता हूँ कि ये सब लोग अगर एक दफा बंद कर दें अपने अपने काम और बैठ जाएं एक टेबल के ऊपर और लड़ लें एक दफा एक दूसरे से, और एक दफा एक पॉलिसी बना रही, जिसको इकोनॉमिक पॉलिसी में बार बार कहता हूँ, उसके नीचे एक इकोनॉमिक प्लान होना चाहिए, ये एक दफा बना लें कि ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी, हमको ट्रेड इस तरह करनी है। आप फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, फ्री ट्रेड करें। पर दादा साहब आपको, देखिए, आपके पास इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जी दूसरा आप खुद चेयरमैन रहे हुए हैं सेक्रेटरीज कमेटी की, हमारे जी पास एक सेक्रेटरी कमेटी भी है जी जो चेयरमैनशिप फाइनेंस सेक्रेटरी के नीचे, वो मेरा ख्याल हफ्ते में या महीने में एक दफा तो मिलती है।
ठीक है ना? जी हाँ, कैबिनेट तो सेक्रेटरी चलाते हैं, ये मसला ये महीने में है, एक दफा मिलता है। ठीक है ना? अब मसला हम्म। ये है कि ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म चलते नहीं है क्या? कोई सीडीडब्ल्यूपी भी है क्या? हम लोग ये कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं चलते, हर कोई कोई कहना नहीं मानता, कोई आपस में, इवन क्रिकेट टीम कोऑर्डिनेशन के बगैर नहीं चल सकती, तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? हमारा एक सबसे बड़ा मसला डॉक्टर साहब क्या है, एज ए नेशन हम्म। हम एक दूसरे को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। मैं कहूंगा जी डॉक्टर नदीम साहब को क्या पता है जी, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। हम्म। मुझे मुझे डॉक्टर से आप कहेंगे यार ये ब्यूरोक्रेट आके मुझे बता रहा है, इसको क्या पता है, थिंग्स लाइक दैट। बिल्कुल। हम एक दूसरे को सुनने और समझने के लिए 100% तैयार नहीं, करेक्ट। इसीलिए फिर बाहर वाला आके हमें बताता है गोरा, और गोरे को हम सब अदब के साथ बैठ के सुनते हैं और कहते हैं यार ये देखो ये बंदे को पता है, हम तो सब, हमें किसी को कुछ नहीं पता। डॉक्टर साहब भी ऐसे ही मार रहे होते हैं, डागा साहब भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, कुछ नहीं किया उन्होंने, ऐसे ही टाइम वेस्ट किया अपना, अपने टाइम में उन्होंने क्या कर लिया, अब हमें बता रहे हैं, थिंग्स लाइक दैट। ये एक दूसरा, हम एक दूसरे को डिमीन करने के लिए मुख्तलिफ हम अपने लिए कर लेते हैं। वेरी जिस गुड दिन पॉइंट। हमने ये समझ लिया कि हम एक दूसरे को समझा सकते हैं एंड वी कैन देन डिस्कस, जैसे मेरी और इस वक्त भी आपकी गुफ्तगू में देखे ना, हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सोच रहे हैं, तो वी कैन देन कन्विंस ईच अदर, बैठे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ जितना 8 दिन 10 दिन 20 दिन 4 महीने 6 महीने जो भी हमारा वक्त निकलता है हम निकालें इसके ऊपर। एक दफा इकोनॉमिक पॉलिसी बनाए, जिसको चार्टर ऑफ इकोनॉमी कभी कोई कहता है, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, उसके नीचे एक पॉलिसी का पूरा फ्रेमवर्क हो और फ्रेमवर्क के साथ चलाएं। खुदा के वास्ते इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। आप ये टेम्पररी, कभी आपको 2 नंबर अच्छे नजर आ जाते हैं करंट अकाउंट में, कभी 2 नंबर आपको दूसरी चीजों में अच्छे ना, आप देखें उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ जा रही है, आप पॉवर्टी को देखें कहाँ जा रहे हैं, एचडीआई आपका कहाँ पहुंच गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप 166 पे अब आ गए हैं, 168 पे सॉरी, वन। और आप देखें कहाँ बांग्लादेश, कहाँ आप इंडिया, ये सब आपसे आगे निकल चुके हैं और बड़ी तेजी से निकले हैं पिछले 10-12 साल में। तो ये जो हमने पिछले जो एक तो डिवोल्यूशन और ये जो हमने 18th अमेंडमेंट और ये सारा कुछ किया है, इसमें भी कहीं हमने उसको एज ए पॉलिसी उसको मॉनिटर नहीं किया कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसको कई चीजों को ठीक नहीं किया। सूबों सूबों ने पैसे बना बना के अपनी तिजोरियां भर ली हैं, अपने तो वो बेसमेंट्स भर लिए हैं पैसों से, कोई समझ नहीं आ रहा हमने क्या करना है। और एचडीआई जो हमने उनके हवाले कर दिया, हेल्थ और एजुकेशन, एचडीआई तबाह हो गया। तो मैं ये डेवोल्यूशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर देन डेवोल्यूशन ले जाओ लोकल गवर्नमेंट तक, बिल्कुल, लोकल ताकि गवर्नमेंट तो जाना चाहिए। बिल्कुल। वहां से फिर आपको मिलेगा। ये सूबों में चार घरों के अंदर या चार सेक्रेटेरिएट के अंदर सारी पॉलिसी मेकिंग को जमा करने से मुल्क ठीक नहीं होते। करेक्ट, आप बिल्कुल करेक्ट। तो ये सब चीजें हैं जिसके ऊपर मैं करता रहता हूँ, अक्सर आपने देखा भी होगा कुछ ना कुछ मेरी पेपर्स बिल्कुल। पास हम्म। आते रहते हम्म। हम्म। हैं। तो ये अगर सिंसियरली ये काम करें, अगर मैं समझता हूँ ये पार्टियां अपने अपने मफादात, अपने अपने हम्म। कंट्रोल और ये छोड़ें, क्योंकि अभी पॉलिटिक्स देखें, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको ये हम्म। हमारी पॉलिटिशियंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हम्म। हमारे पॉलिटिशियंस को एक स्टेट्समैन के तौर पे ऊपर आना चाहिए, इनको हम्म। अपना रोल प्ले करना चाहिए। ये जो इस वक्त आपका जिसको हम हम्म। कहते हैं हाइब्रिड निजाम, हम्म। हाइब्रिड निजाम में इनका रोल या इनकी तभी बेहतर होगा जब ये कुछ पॉलिसीज को डिसीजंस ऐसे ले आए जिससे ये कहें कि जी देखें हमने अब मुल्क के लिए ये रास्ता निकाला है, हम्म। हमें जरूरत नहीं है किसी प्रोफेसर स्टेफन साहब की और ये हमसे जरूर उनसे हम चेक करा लेंगे क्योंकि गलती तो हम नहीं कर रहे, ठीक है, ये दुनिया के बड़े जी। माने हुए लोग हैं, कोई बात नहीं उनसे बातें करने में, लेकिन आपके पास अपना डाटा है, अपना हिस्टोरिकल पर एक्सपीरियंस है, आप करें यूनुस ना साहब, फैसला। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी हमारे पास। जो लोग बहुत लेमेंट करते हैं, हमारे पास स्किल्स गवर्नमेंट में रह गए हैं। मैं जब देखता हूँ, फॉर एग्जांपल इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, जब हम वहाँ जाते हैं तो आपके जो मेरे आबाओ दाद जो हमारे सिविल सर्वेंट्स से पुराने वाले, ठीक है ना, जी, वो बेचारों ने काफी काम किया था। काफी काम। उन्होंने इस मुल्क के क्या कहते हैं, फ्लावर से लेके फ्रूट हाँ से लेके हमारे ट्राइब से लेके सब पे डेटा बिल्कुल, उन्होंने इकट्ठा सब पे। करके डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर्स वगैरह वगैरह उन्होंने बना के छोड़ दिया। वो मैंने देखा वहां जाकर, उन्होंने जब हमें प्रेजेंटेशन दी, वहां कहते हैं जी 9 मील के पेपर यहाँ पड़े, मतलब अगर उनको सारे लगा दे पेपर साइड बाय हाँ साइड तो 9 मील वो कतार बन जाती है उन पेपर्स की। अब सही बात। हमारे यहाँ क्या ऐसा काम हो रहा है या हमने छोड़ दिया? छोड़ दिया। मैं आपको बताऊं हमारी ब्यूरोक्रेसी इस वक्त जो है ना वो टोटली अपना इनिशिएटिव यूज कर रही है। हम्म। हम इंडिया वगैरह की हम मिसाल देते हैं ना, इंडिया हो गया या बांग्लादेश, उधर कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी उनको मिल गई। लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी इज जिसको नेसेसरी इविल, उससे आप जान नहीं छुड़ा सकते, उसको कहीं ना कहीं आपको यूज करना है, चाहे आप ऊपर से कोई अच्छे लोग ले आए, बट नीचे फिर भी एक ब्यूरोक्रेसी डेवलप हो जाएगी। हम्म। तो
अब इस वक्त फर्ज किए ना, आप सब जगहों पे आप प्रोफेशनल्स बिठा दें, सेक्रेटरीज वगैरह, लेकिन नीचे फिर भी एक ब्यूरोक्रेसी है ना जो उसको चलाएगी, फीड करेगी। तो यू नीड ब्यूरोक्रेसी किसी नहीं, वो किसी तो हर आईबीएम में ब्यूरोक्रेसी है, एप्पल में भी है, हर जगह। आईएमएफ में, वर्ल्ड में हर जगह यस है। एग्जैक्टली, हर बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ब्यूरोक्रेसी बन जाती है, तो उसको हमने चलाना होता है। अब बात यह है कि इन हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे यहाँ स्टेबिलिटी, जिसको कॉन्टिन्यूटी नहीं रही, इंडिया में कॉन्टिन्यूटी रही है, उसको पता है जी सेक्रेटरी कॉमर्स ने क्या काम करना है, उसकी नीचे टीम ने क्या काम करना है। हमारे यहाँ ये कॉन्टिन्यूटी नहीं रही है। हमारे यहाँ जब बार बार फौजी रानी आती रही है, तो उसमें सबसे बड़ा जो उसको चैलेंज होता है ब्यूरोक्रेसी को, कि वो किस तरह अपना एक से रखे उन चीजों में। फिर वो से शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स यूनिफॉर्म पीपल, फिर यूनिफॉर्म लोग आ जाते हैं। अब ये हमारा मसला इस वक्त वही है जो अभी प्री रिफॉर्म इंडोनेशिया का था, 90s से पहले का जो इंडोनेशिया था, उसमें यही था कि हमारी जो मिलिट्री जो लीडरशिप है या मिलिट्री ऑफिसर्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था। फिर क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी एक बैक सीट ले लेती है, वो कहता है यार देखो हर चीज, और दूसरा आपका नैब है वो इस तरह की अकाउंटेबिलिटी जो बेसिकली तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थी, लेकिन उसका टारगेट, इजी टारगेट हमेशा ब्यूरोक्रेट होता था। तो उसमें बहुत सारा जो था वो भी खौफ भी एक बहुत बड़ा पैदा हो गया। एक तो हमारी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं रही है, पहले ट्रेनिंग के लिए बाहर भी लोग जाते थे, अब वो फॉरेन ट्रेनिंग पे पाबंदियां लगा दी गई कि जी पैसे बचाने हैं। उसके बाद तो वो बहुत सारी क्वालिटी उनके अंदर उनकी स्किल डेवलपमेंट, जिस तरह आपने कहा कि वो अब उस तरह की नजर नहीं आ रही है हमारी ब्यूरोक्रेसी में। फिर उस तरह का इनिशिएटिव नजर नहीं आ रहा, फिर दूसरा पॉलिसी मेकिंग उनकी से भी नजर नहीं आती। तो जैसे मैंने आपको कहा ना, ये जब टैरिफ पॉलिसी की फॉर एग्जांपल मैंने बात की, तो मैंने कुछ लोगों से इंटरनली बात की, मैंने कहा ये टैरिफ पॉलिसी तुम लोगों ने पास होने दी, ये तो तबाही मच रही है, देखो कहाँ पे पहुंच रहा है अभी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट, जो पिछले साल हमने 25 अरब था, अब तो मेरा ख्याल है कि 36 अरब पे जाएगा। तो ये 10 बिलियन का जो आएगा गैप, ये कौन भरेगा, कहाँ से होगा? फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगी आपके रिजर्व्स की। तो कुछ तुम लोग रोकते नहीं होगे भाई, चलो करना भी है तो इसको कुछ आस्ते आस्ते करो, कुछ तरीके से करो, कैलिब्रेट करो। तो उन्होंने कहा कि सर हमारी कौन सुनता है, आपको तो स्टीफन साहब ने जो कह दिया वही फाइनल चीज होती है, हमें तो डांट के चुप करा दिया जाता। तो 22 ग्रेड का अगर अफसर ये बात कर रहा हो कि जी उसको डांट दिया जाता है इसकी मीटिंगों के अंदर, तो फिर आपको कौन देगा इनपुट? वो कहते हैं ठीक है जी स्टीफन साहब करे वो करे, हम मैंने तो अगले साल दूसरी पोस्टिंग कर लेनी है, छोड़ो यार मैं क्यों झगड़े करूंगा यार। तो एक ये दादा साहब, एक्चुअली ये जो एक बात होती रहती है, जो इशरत साहब भी करते रहते हैं, बहुत लोग करते रहते हैं, मैं भी बहुत करता हूँ इस पे, एडमिट एडमिट माई गिल्ट, कि जी सिविल सर्विस रिफॉर्म होना चाहिए। आप बिल्कुल इसके होना चाहिए। हामी हैं कि नहीं? एंड इफ यू इसके हामी हैं, तो आपके दिमाग में क्या डिजाइन होगा सिविल सर्विस रिफॉर्म? वुड यू एग्री विद इशरत रिफॉर्म, और व्हाट वुड यू से होना चाहिए? तब मैं सारे रिफॉर्म्स को मानने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला रिफॉर्म इसका ये होना चाहिए कि आप ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्विस को इम्पार्शलिटी उसकी इंश्योर करें, कि वो आपको खुले दिल के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। वो अपने सामने बैठे हुए साहब को खुश करने के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना दे। उसको 3 साल की जो है ना आपके कानून के अंदर लिखा होगा, 3 साल तक उसको अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो देयर शुड बी सॉलिड रीजन फॉर दैट, और बड़ा मुश्किल कर दें उसको 3 साल से पहले। 3 साल उसको करें। इसके अलावा उसकी रिफॉर्म्स में उसकी ट्रेनिंग भी डालें, और उसकी प्रमोशंस वगैरह। अब हमारी प्रमोशन सारी ऑटोमेटिक होती है, फ्रेंकली स्पीकिंग 22 ग्रेड तक पहुंचना कोई मसला ही नहीं है। आप सिर्फ खुशामद करते रहे अपने अफसर की, वो आपको अच्छी एसीआर देता रहेगा और आप ऊपर पहुंच जाएंगे। तो हमारी जो, जिसको कहना चाहिए ना असेसमेंट का भी हमारा तरीका कोई जिसको अच्छा तरीका नहीं है, कि आपको अच्छे अफसर और बुरे अफसर सारे ऊपर पहुंच जाते हैं। तो आपको होना यही चाहिए कि आपकी जो है ना एट्रिशन होनी चाहिए हर लेवल के ऊपर, उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर कोई आदमी डिलीवर नहीं कर पाता अपने टारगेट्स को, टारगेट्स दें उसको, केपीआईज दें। अगर नहीं अचीव करता, नहीं वो कर पाता, तो उसको फिर आस्ते आस्ते फारिग करें। 18 ग्रेड में किसी को रिटायर कर दें, किसी को 19 में कर दें, या ऑटोमेटिकली 22 ग्रेड मिलना गलत है। तो ये रिफॉर्म्स वगैरह मैं तो इस पे एग्री करता हूँ। और हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा यही है कि हमारा ब्यूरोक्रेट इस वक्त साइड पे बैठ गया है। उसको परवाह नहीं है, उसको ये परवाह नहीं है कि मेरी प्रमोशन नहीं होगी, उसको पता है मेरी प्रमोशन हो जाएगी। वो रिस्क नहीं लेता कि भाई यार मैं करूंगा तो मुझे कल को नैब में पकड़ के बिठा दें। अच्छा, और इसमें तीसरा ये है कि जी, जी, एक और भी मसला है। जी, आजकल जो दुनिया है, ये बहुत ज़्यादा डेटा और रिसर्च की दुनिया है। अब आईएमएफ में फॉर एग्जांपल, मैं आपको पता है 30 साल रहा हूँ, तो जिस डिपार्टमेंट में जाओ वो बंदे रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च का ये नहीं मतलब कि कोई एटॉमिक एनर्जी डिस्कवर कर रहे हैं नहीं या नहीं, कोई पार्टिकल फिजिक्स कर रहे हैं। रिसर्च का मतलब ये जैसे वो आता था कि जी पाकिस्तान पे पेपर करना है। अब पाकिस्तान की जो टीम है, 4-5 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे,
वो सारा साल और कुछ नहीं करेंगे, सिवाय पाकिस्तान की इकोनॉमी को फॉलो करते रहेंगे और मिशंस पे आएंगे और पेपर लिख के बोर्ड को देंगे। फिर किसी बंदे को आप कहते हैं यार इस तरह करो, वो ग्लोबल करेंसी क्राइसिस आया है, इसको स्टडी करो। वो आप उनको टीम बना देते हैं, 4-5 बंदे जाते हैं, क्राइसिस स्टडी करते हैं। उनको बोर्ड को एक कंप्लीट पेपर देना होता है कि जी ये पेपर है, हमने पूरा लिटरेचर रिव्यू कर लिया, हमने पूरा डेटा देख लिया है, हमने ये ऑप्शन बनाई है, ये आप देख लें। और वो पेपर पहले वेट होता है, वो ये नहीं होता कि पेपर सीधा चला जाए। बल्कि मुझे याद है हम ये करते थे कि ये डेट पहले 8-10 महीने पहले फिक्स करते थे बोर्ड की। उसके बाद हमें पता था पेपर 3 हफ्ते पहले जाना है, और फिर उस पेपर पे कमेंट्स के ऊपर 2 महीने लगते हैं, तो हमें 6 महीने पहले पेपर तैयार करके, सॉरी 3 महीने या 2 महीने पहले पेपर तैयार करके अपने बॉसेस को देना होता था। वो फिर रिव्यू करके फिर अगले डिपार्टमेंट्स को देना होता था, फिर वहाँ रिव्यू करके एक और जगह जाता था। तो 4 जगह वेट होके वो प्रॉब्लम फिर वो पेपर पब्लिश होने के लिए जाता था, और बोर्ड पे 3 हफ्ते लगते थे। अब मैं जब ये कैबिनेट में देखता था तो वो समरी आती थी, और वो सुबह आ जाती थी, और कई दफा कैबिनेट टेबल पे आती थी। अब हमारे हाँ, पास भी तो रूल्स है, बट वी डोंट फॉलो दोज सही। रूल्स, ठीक है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल। तो क्या सिविल सर्विस में इतनी रिसर्च होती है कि नहीं, अब नहीं होती? देखिए, जो आपने बात की ना उसकी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की, देखिए हम्म, रिफॉर्म्स दो तीन चीजों पे करनी चाहिए। और मैंने कभी भी इतने पर जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स देखे नहीं है। हम्म, सॉरी टू से डॉक्टर साहब बड़े मेरे हम्म, मोहतरम है, हम्म, हम्म, लेकिन उस तरह के मैंने कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स नहीं देखे। देखिए एक तो रिफॉर्म ये होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि क्वालिटी ऑफ दी एचआर, बंदा जिस तरह प्रमोशन ले रहा है परफॉर्मेंस बेस्ड उसकी प्रोग्रेशन की होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उसकी इंप्रूवमेंट इन दी के उसकी जो स्किल्स वगैरह को और उसकी नॉलेज को। नंबर टू, आपको इस वक्त बहुत जिसको कहना ड्रास्टिकली ड्रास्टिकली रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। आपका क्या होता है, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल हम्म, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, अब 8-10 हाथों से वो फाइल गुजरती है। और ये जो तकरीबन जिसको कहना चाहिए ना कि डिकेडेंट किस्म का सीन है, कि जिसको अब आपको छोड़ देना चाहिए। आप अब डिजिटाइज करें अपने सारे सिस्टम को, आप सारा ऑनलाइन करें, तो बहुत सारा आपका फील्ड लेवल की ब्यूरोक्रेसी है ना वो खत्म हो जाएगी, कि जो के जिनके पास लोग जाते हैं अपने कामों के लिए, आप ऑनलाइन कर दें चीजों को, लोगों को घर बैठे चीजें मिले, ई सर्विसेज कर दें। तो बहुत सारी जो ब्यूरोक्रेसी जिनका पब्लिक से ज्यादा ताल्लुक होता है वो सारी काफी एलिमिनेट और एफिशिएंट हो जाएगी। ऊपर लेवल पे लाके आपने जैसे कहा कि फिर आपको लीन ब्यूरोक्रेसी रखें, 3-4 लेवल हो सिर्फ, के जी सेक्शन ऑफिसर वगैरह उतने कॉम्पिटेंट हो कि खुद ही टाइप वाइप करके चीजों को पहुंचा दें। आजकल सारा कीबोर्ड पे सारे लोग काम करते हैं। एंड देन ये सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को ठीक कर दें, प्रोसेस को ठीक करते हैं, ई सर्विसेज शुरू कर दें ग्राउंड लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे। और इस जो स्ट्रक्चर जिसको आपने लीन और रिस्ट्रक्चर कर दिया है विद जो पेपरलेस टाइप का, उसके साथ आप एक जिसको है ना, जिसने आपने कहा कि रिसर्च का एक विंग पूरा लगा दें। आजकल रिसर्च के लिए भी आपको बहुत बड़े सेटअप्स की, बहुत बड़े वो ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, आप तो सारा रिसर्च भी एआई बेस्ड हो बिल्कुल, गया। तो बिल्कुल। उसमें भी आप कम लोगों से बहुत ज्यादा चीजें निकाल के काम कर सकते हैं। तो इस तरह का टोटल जो है ना रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो मुझे कहीं पे नजर नहीं आई किसी भी रिफॉर्म्स में। तो एक उस तरह से सोचने की जरूरत है, जरा आउट ऑफ द बॉक्स की किस तरह के रिफॉर्म्स है उसको जल्दी इंप्लीमेंट करें। मैं तो देख रहा हूँ एक के बाद एक कमीशन बनता है, एक के बाद एक उनकी रिकमेंडेशंस आती हैं, और उसमें बहुत सी बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस भी हैं कि जी बहुत सारे ऐसे जो डिपार्टमेंट्स या विंग्स हैं जो कि डिस्कार्ड कर देने चाहिए, अब किसी काम के नहीं है, वो भी चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ अपनी ना तनख्वाह। सब एक चीज जो मुझे बड़ी क्या कहते हैं तंग करती है, वो ये है द इशू ऑफ ट्रांसफर। जैसे मैंने कहा ना, मैं आईएमएफ में 30 साल रहा, जी, मुझे आज तक ट्रांसफर नहीं किया गया। किसी ने मैनेजिंग डायरेक्टर ने, अव्वल तो मैनेजिंग डायरेक्टर को भी उसको पता भी नहीं मैं कहाँ कौन हूँ, कहाँ हूँ। मेरा सही है। मैनेजिंग डायरेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। कई लोगों को नहीं को पता था। वो अपने प्रोसेस सिस्टम से जो चलते थे, ठीक है ना। वो कमिटीज होती थी, वो रिव्यू करती थी, सब कुछ होता था, हमें ग्रेड्स मिलते थे, द यूजुअल परफॉर्मेंस। बट एक चीज बिल्कुल नहीं थी, ट्रांसफर। मैनेजिंग डायरेक्टर किसी को नहीं कहता था तू उठ के पाकिस्तान से उठ के उधर चला जा, ठीक है। तो ये ट्रांसफर का जो सिस्टम है, जिसपे एक बंदा रॉबर्ट वेड, उसने एक दफा पेपर भी लिखा था लॉन्ग टाइम अगो, कि ये ट्रांसफर का जो सिस्टम है, ये दो चीजों की वजह से, एक तो पॉलिटिकल कंट्रोल, और दूसरा ये एक रेंट सीकिंग भी, जो रिश्वतें हैं वो बढ़ती हैं। कि जी एक अच्छी पोजीशन पे एक बंदा आ गया, फिर 3 महीने के लिए एक और आ गया, फिर ये, तो वो, ये ट्रांसफर का निज़ाम क्या होना चाहिए हमारे यहाँ? तो वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में एक था विच इज कॉल्ड मोबिलिटी, कि 3 साल मुझे एक पोजीशन में रहना है,
3 सेकंड ज्यादा साल रहूंगा मेरा ग्रेड गिरता जाएगा। 5 साल रहूंगा तो मुझे उसके बाद ग्रेड ऊपर मिल ही नहीं सकता। 7 साल रहूंगा तो आई हैव टू बी फायर्ड बिकॉज आई एम नॉट, मुझे कोई उठा नहीं रहा। एंड आई हैड टू गो एंड अप्लाई फॉर न्यू पोजिशंस। कोई मुझे लेता था, अगर कोई नहीं लेता तो फिर इसका मतलब है कि मैं बिल्कुल फारिग हूँ। तो बिल्कुल ये क्या ऐसा नहीं हम सिस्टम बना सकते, क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऐसे ही होना। देखिए हमारा ये था ना कि 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं होगी हाँ। बगैर उसके रीजन के, लेकिन उसको फिर आके ये हुआ कि एक दौर के अंदर हम्म, जिसमें हमारे सो कॉल्ड हम्म, हम्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स वाले लोग भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जी अगर वो सेक्रेटरी के काम से मिनिस्टर खुश नहीं है तो उसको 6 माह के बाद भी हम ट्रांसफर कर सकते हम्म, हैं। अब ये फैसला कर लिया गया और उसके अंदर हमारे रिफॉर्म्स वाले लोग भी बैठे थे। हम्म, तो मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा हमने तो आपको भेजा था कि आप 3 साल हमारी करके आएंगे कि जी 3 साल तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप 6 महीने करवा के आगे। कहता है आपको पता है ना जी, पॉलिटिकल लोग बैठे होते हैं तो उनसे बात करना मुश्किल होता है। तो थिंग्स लाइक दैट। अब ये अगर हम इन चीजों को, मैंने कहा ना स्टेट्समैनशिप की हमें जरूरत है हम्म, इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, वो चाहते हैं उनके ऐसे खुशामदी लोग हों कि उनको हर मीटिंग में वाह वाह होनी चाहिए। हाँ, किसी मीटिंग में कोई आदमी खड़े होकर ये ना कहे कि सर ये बात आपने मुनासिब नहीं की है, या सर इसको आप रिव्यू कर लें अपनी सोच को। ऐसा कोई मुझे ना कहे, मुझे ये ना कहे कि सर आपको ये, आप ये गलत फैसला करने जा रहे हैं, इससे प्रॉब्लम भी हो सकती है। हम्म, तो हम्म, वो अल्लाह का शुक्र है मैंने इस तरह कभी नौकरी नहीं की, और मुझे बर्दाश्त भी कर लिया लोगों ने, लेकिन हम्म, ज्यादातर बर्दाश्त नहीं किया जाता नहीं मोस्ट ऑफ करते। द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा, इसको एक और बर्दाश्त चीज बहुत इंपॉर्टेंट है की। कि जो गोइंग बैक टू द इंडिया ऑफिस थिंग, कि एवरी डिपार्टमेंट यूज टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स। और रिपोर्ट्स। व्हेन आई वाज यंग मुझे याद है कि जनाब वो कोई ना कोई रिपोर्ट्स आती थी, डेटा भी आता था ये भी। फॉर एग्जांपल सिंध बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक इंक्वायरी था, पंजाब बोर्ड ऑफ इकोनॉमिक, वो सर्वेस करते थे, 100 साल का डेटा भी उनका इकट्ठा था। इसके अलावा एजुकेशन पे कुछ ना कुछ निकलता था, हर मिनिस्ट्री कुछ निकालती थी। अब मिनिस्ट्री में रिपोर्ट्स कोई नहीं आती, और वो रिपोर्ट जो आती है वो वर्ल्ड बैंक वगैरह के बनाते हैं। तो इसकी वजह से पावर ज़्यादा उनके पास चली जाती है। और मैंने देखा एक और चीज़ कि जितने इदारे इन लोगों ने हमारे बनवाए हैं और ब्यूरोक्रेट्स में शामिल हो जाते हैं, कि ब्यूरोक्रेट्स को भी फायदा होता है। फॉर एग्जांपल देखें ना, एनडीए में हमारी 5 बन गई हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन भाई, कोई इतनी ज़रूरत है, एक फंड भी बन गया है। ombudsman हमारे सारे इन्होंने बनवा दिए, हमारे सारे इन्होंने रेगुलेटरी एजेंसी बनवा दी, भरमार बन गई। तो नौकरियां तो निकल आती हैं, बट हमें कोई फायदा होता है? क्योंकि हमने हिसाब लगाया, जो हमने स्लज के पेपर किताबें एक दो की थी, कि जी रेगुलेशन इतनी बढ़ गई है। और रेगुलेशन पे जरा बताइए, ये जो चीज है, टेस्टेशन है, एनओसी है, परमिशन है, लाइसेंस है, ये फाइल का पेट भरना है, दफ्तरों के चक्कर लगाना है, ये कम नहीं हो सकता? जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम्म, हम्म, हमने ई सर्विसेज शुरू की, मैं जब से केयर टेकर था मिनिस्टर, हम्म, हम्म, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मुझे दिया गया। हम्म, हम्म, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मैंने ई सर्विसेज शुरू की और एक ई रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया, जो पंजाब में तो ऑलरेडी चल रहा था, सिंध में नहीं कर रहे थे। वो हमने शुरू किया। अब ये है कि इस वक्त आप घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स घर बैठे आप अपलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर अप्रूवल आ जाएगी, हर जगह से वेरीफाई हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और आपको एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट पे आके आप अपनी चीज को ट्रांसफर कर लें या परचेज कर लें। अब ये हो गया। तो इस तरह की, मैं जब ई सर्विसेज की बात आपसे बार बार कहता हूँ ना, कि ये हम बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हैं। देखिए ना, आम आदमी का क्या प्रॉब्लम है, मेरी नजर में तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मेरी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से ज्यादा आम आदमी की। अगर आईएमएफ, अगर वर्ल्ड बैंक, आम आदमी जो है उसको हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो ही गवर्नेंस के का एंड रिजल्ट यही है, जिसको हम कहते हैं एंड रिजल्ट ऑफ द गवर्नेंस का एंड रिजल्ट, या आखिरी जो हमारा होना चाहिए एम, वो है कि आम आदमी को कितना हमने फैसिलिटेट कर दिया। तो ये मैंने चूंकि पावर मिनिस्ट्री में भी रहा हूँ, दूसरों में भी रहा हूँ, तो हमने फिर वहां पे कंप्लेंट सिस्टम शुरू किया था। आप देखें कि इस वक्त भी अगर आप नेपरा की रिपोर्ट को देखें, तो आईएसको, फेस्को और गुजरांवाला, गेनको, जेस्को, ये तीन इस वक्त सबसे अच्छी परफॉर्म कर रही है। और के इलेक्ट्रिक, सॉरी टू से, मेरे शहर में ही है, 15 साल की प्राइवेटाइजेशन के बाद भी बहुत सी चीजों में उनसे पीछे है। तो जहां पे आप सिस्टम्स ठीक कर रहे हैं ना सर, मेरा यही कहना है कि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, उससे आप बहुत सी इनएफिशिएंसीज को और करप्शन को दूर कर सकते हैं। जब आपके प्रोसेसेस और सिस्टम्स जो होते हैं
वो आपने आउटडेटेड रखे होते हैं, उनको आप अपग्रेड नहीं करते, तो फिर आप ये करप्शन का भी रास्ता खोलते हैं और इनएफिशिएंसी भी उसी तरह आपको मिलती है और लोग परेशान भी उसी तरह होते हैं। तो हमें जो गवर्नमेंट के सिस्टम्स में जो रिफॉर्म्स लानी है वो अब आपके लिए आसान हो गया है, क्योंकि अब हम डिजिटाइजेशन के दौर में हैं, बट ये ऑटोमेशन के जो दौर नेपरा वाले और बिजली वाले एक चीज पे कंप्लेन करते हैं, ड्यू बीन एनर्जी सेक्रेटरी, तो आपसे बहुत जरूरी है पूछना। वो कंप्लेन करते हैं सिस्टम इज ओवर सेंट्रलाइज्ड। नेपरा कहता है कि मुझे मिनिस्ट्री से इंडिपेंडेंस नहीं मिलती। डिस्कोस कहते हैं कि वी आर टू लो ऑन द बॉटम, ऑन द पेकिंग ऑर्डर, कि हम तो ग्रेड 20 का जो बंदा है वो डिस्को का इंचार्ज है। वो कहता भाई मैं क्या करूं, मेरे पास तो, और मुझे लाइन हाजिर कर लेता है सेक्रेटरी साहब। तो क्या सिस्टम डिसेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए? क्या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होना चाहिए? क्या प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर का मतलब है रन द सिस्टम, या कि डिस्को का जो चीफ है खुद प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो, नेपरा का चीफ खुद प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हो, ताकि इकोनॉमी तो हो। मैं इसमें इसमें दोबारा डेवोल्यूशन की बात करूंगा। हम्म। ये आपने फेडरल गवर्नमेंट में क्यों रखा है? जब आपने सीसीआई की अब सब्जेक्ट हो गया इलेक्ट्रिसिटी, दैट मींस बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बोथ ओन दिस। तो हम्म। आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट चूंकि आर क्लोजर टू दी कंज्यूमर्स, तो हम्म। उधर जाने दें। हम्म। आप सारा उसका वो भी उठाते हैं, जिसको कहते हैं कि सब्सिडीज का वजन भी उठाते हैं, आप इनकी इनएफिशिएंसी के पैसे भी बढ़ते हैं, फिजिकल सारा डेफिसिट भी आपके पास आता है, ये इनके सारे नुकसानात का। तो इनको पहली फुर्सत में तो पहले आप इनको सूबों के हवाले कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, नंबर वन। नंबर टू, उनकी प्राइवेटाइजेशन करें जिस तरह के यूके में हुई थी, कि आप वायर्स और जो है ना इसका रिटेल, वो दोनों बिजनेसेस को अलग कर दें और रिटेल के अंदर छोटे फ्रेंचाइजीज दें। अब आपने क्या बनाया हुआ है? अब आप कहते हैं जी, मैं अब प्राइवेटाइजेशन की थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि आपने वो छेड़ी बात की, डिस्कोर्स को किस तरह बेहतर किया जाए। और प्राइवेटाइजेशन इज अ सोल्यूशन, ठीक है, लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन का आप जो लेके चल रहे हैं स्ट्रक्चर, जो बिजनेस मॉडल लेके चल रहे हैं, वो आप लेके चल रहे हैं कि कम से कम आपके पास $1 से $2 बिलियन का इन्वेस्टर आएगा तो आप प्राइवेटाइज करेंगे एक डिस्को। यही है ना? मतलब अगर आप आइसको करना चाहते हैं, फेस्को करना चाहते हैं, तो बिल्कुल। 2 बिलियन का तकरीबन इनका बन रहा है, दो किसी का ढाई, किसी का डेढ़, तो एग्जैक्टली। तोड़ देना, छोटे कर दे, छोटे क्यों नहीं कर हाँ, सकते हो? तो यही हमने उनसे 3-4 दफा मैंने से कहा है कि भाई देखो, वायर सिस्टम जो है ना, उन्होंने यूके में भी ये किया था, वायर्स को उन्होंने रखा था पब्लिक सेक्टर में, कि जी इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क दोबारा नहीं बनाया जा सकता, हम्म। इसमें कंपटीशन भी नहीं आ सकता। तो जिस तरह आपने एनटीडीसी है, एनटीडीसी अब भी जो है ना उस लिहाज से लॉस फ्री चल रहा है, उसको इतना जी। नुकसान नहीं है, तो वायर्स में भी आप इस तरह कर सकते हैं। फिर आपका नीचे है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये बहुत बड़े बड़े इलाके हैं, फेस्को के, लेस्को के, उसको आप कर दें छोटे छोटे एरियाज के अंदर, और उसकी आप ओवरलैपिंग फ्रेंचाइज दे दें, तो कंपटीशन भी आ जाएगा। अब डॉक्टर साहब को पता होगा कि जी मुझे कंपनी एक वाला जो बंदा है ना डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो मुझे अगर मीटर लगा के देता है तो मुझे ये फायदा होता है, दूसरा है जैसे मैं सेलफोन स्विच कर लेता हूँ, ये भी जी, स्विच कर लूँ। उस तरह स्विचिंग का उसके अंदर इजी हो कि आप उसको हम्म। कर सकें। हम्म। तो वायर्स आप कर दें, तो इस तरह ये हो सकता है। ये आप इसको पूरे एसेट को, इतने बड़े एसेट को बेचने की जरूरत नहीं है, 1.5-2 बिलियन के। आप हम्म। बिजनेस को करें ताकि सबसे पहले उसमें कंपटीशन आ जाए, एफिशिएंसी आ जाए, हम्म। अच्छी पब्लिक सर्विस आ जाए। उसके बाद आप देखें कि इसमें से कौन सा एसेट आप इस तरह बेच के और कैश कराना चाहते हैं। तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन ऑफ सर्विसेज को पहले करना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एसेट्स को थोड़ा बैक सीट पे जाना चाहिए। तो ये पता नहीं क्यों नहीं करते, अब दोबारा इसी तरह करने की कोशिश नहीं, कर ये रहे हैं। बताइए, आप सेक्रेटरी पावर थे, ये क्यों नहीं हो सका? फिर बात यह है ना कि आपका एक साइलोस में हम रहते हैं। हम्म। नेपरा से बात करो तो नेपरा कहता है जी आप हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा उस लिहाज से भी दूर रहता था, ठीक है प्राइवेट, लेकिन उसको हम प्राइवेटाइजेशन वाले को मैं पूरी इसकी रिपोर्ट दे चुका था कि भाई तुम हम्म। प्राइवेटाइजेशन के लिए जो तुम ले रहे हो वो अपना ट्रांजैक्शन एडवाइजर, उसको ये टर्म्स के साथ काम दो कि इस तरह करके मुझे स्ट्रक्चर बना के दो। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी, बस वो जो हमने के इलेक्ट्रिक में किया था वही कट पेस्ट करके हमें देते हैं, ये जो जितने भी हमारे कंसल्टेंट्स हैं बड़े बड़े। हम्म। तो ये सब चीजें, अब आपको जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको थोड़ा बहुत सेंस तो लगा होगा ना मेरी बात में, कि चलो इस तरह अगर हम करते हैं तो फिर क्या होगा, बिल्कुल आपको सही कह रहे इन्वेस्टर मिल जाएंगे, लोकल इन्वेस्टर मिल जाएंगे, आपको 2 मिनट में हो। हाँ। प्राइवेटाइज हो जाएगा। बिल्कुल। अब 1.5-2 बिलियन वाला कब आएगा आपके पास? और कंपटीशन भी होएगी। देखे ना, के कॉम्पिटिशन। इलेक्ट्रिक तो पूरे कराची को लेके बैठा हुआ है। हाँ, बेहतर अगर कंपटीशन आए। तो आपको अगर इधर इसकी कराची के अंदर 20-25 आ जाते हैं इन्वेस्टर्स, वो सारा बिजनेस चलाते हैं रिटेल का, आपके हम्म। इलेक्ट्रिक को बेशक दे दें ऊपर इसकी वायर को, भाई वायर तुम रख लो अपने पास मोनोपोली, हम्म। हम्म। नीचे वाला हम सारा वो करते हैं, तो इस तरह हम्म। किया जा सकता है। तो हम्म। अब ये सारा काम है नेपरा का करने का। मैंने हम्म। नेपरा को ये तकरीबन 2019-20 में ये मैंने पूरा एक पेपर लिख के भेजा था। उस वक्त मैं निकल आया था चूंकि उससे सर्विस से, तो मैं इधर इधर से प्राग से मैंने लिख के भेजा था हम्म। कि भाई ये तुम इसको सबसे पहले अंडरमंडल करो के इलेक्ट्रिक को, हम्म। हम्म।
और फिर इसके बाद ये इस तरह के फ्रेंचाइजेस तुम दे दो नीचे लेवल पे, हम्म, हम्म, और के इलेक्ट्रिक का वो जनरेशन अलग कर दो, उसको दे उसको जो अगर तुम देते हो अपने नेशनल ग्रिड में, कराची को नेशनल ग्रिड से बिजली सप्लाई करो, और जिस तरह दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को बेचते हो कराची को बेचो, तो इसका पर यूनुस साहब ये तो बहुत डिप्रेसिंग सिचुएशन है. You were the secretary of power and you हाँ, couldn't get it done. ठीक है. And I sympathize with you. I'm not saying anything. I don't mean to be critical of you. मैं भी Deputy General Planning Commission रहा हूँ and I was absolutely helpless. ठीक है. मैं ही कहती हूँ ये क्या सिस्टम है जहाँ इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन में we feel helpless. ये क्या सिचुएशन है. दूसरी चीज ये बताइए कि CTBCM का मैं सुनता आ रहा हूँ पिछले 5-6 साल से, ये क्यों नहीं चलता. अब CTBCM भी मेरे टाइम पे मैंने जो उसमें चेंजेस की थी ना लॉ में, उससे ये शुरू हुआ, लेकिन हाँ. अब इसको देखे ना कितने साल हुए, 8 साल हो गए थे, 2017 अच्छा. में हमने हाँ. चेंजेस की थी लॉ में ठीक. कि हाँ. जी इनको, ताकि इनको रास्ता मिले, तो 8 लेकिन फिर साल में तो चांद पे पहुंच जाते हैं लोग. ये क्या. हम उस चार्ट पे ही, तो अब ये CTBCM में उन्होंने एक पंगा डराया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने, कि जी व्हीलिंग चार्जेस जो है, उसके व्हीलिंग चार्जेस में हमारे लॉसेस और हमारी जो है ना लैक ऑफ जो जो हमारे वो होते हैं रिकवरीज, हाँ. तो ये दोनों टोटल. इनएफिशिएंसीज और लॉस दोनों डाल दो इसमें, और फिर उसका, तो वो जब कैलकुलेट करते हैं तो 7-8 रुपए पर यूनिट हो जाता है, बहुत महंगा हो अब तो जाता 12 पे पहुंच गया. है। हाँ, तो 12 पहुंच गए, अब 12 के अगर आप यूनिट डाल दोगे तो फिर वो उसको 12 ही नहीं खाएगा, किसी को क्या हाँ. उतना घुमा के लेके आए। अब ये चीज है ना जहाँ पे आपको गवर्नमेंट को कहाँ इंटरफेयर करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। हम्म, हम्म, देखिए ना, आपको कैबिनेट को ये इजाजत है कि वो पॉलिसी एडवाइस हम्म, भेज सकती है रेगुलेटर को, हम्म. ये पॉलिसी अब एडवाइसेस देने चाहिए। अगर सब आपने जाना भी है तो मैं आपसे, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, वी मस्ट कंटिन्यू दिस. खैर दिस इज द बिगिनिंग, वील इंशाल्लाह हैव मोर कॉन्वर्सेशन. माय पॉइंट इज कि लोगों को समझ आनी चाहिए ये बातें, और ये आपका एक्सपीरियंस जो है. दागा साहब, मुझे याद है जब मैं नया नया IMF ज्वाइन किया था तो मैं सब, यू नो, एज ए यंग पर्सन मैंने अटेंड की थी मीटिंग्स विद AGN काजी एंड गुलाम इसहाक. And I must say that everybody in the IMF was very impressed by their knowledge of the economy and knowledge of the system of Pakistan. वो अब मेरा ख्याल हमने छोड़ ही दिया, नजर ही नहीं आता हमें वो चीज़, हम बड़ी सरसरी बातों में करते हैं. तो एक छोटी सी बात आपसे मैं लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ कि मैं जब IMF के डायरेक्टर मसूद अहमद फॉर एग्जांपल जब था, या अदनान मजराई वगैरह, इन सबसे मैं जब बात करता था तो वो हमेशा मुझे कहते थे कि भाई अच्छा चलो सुप देखो बात सुनो, तुम्हारी बात नहीं मानना चाहते तो तुम अपनी कोई प्रोग्राम हमें दे दो, तुम्हें भी चीजें एग्जैक्टली, पता है. ठीक है. एग्जैक्टली। तो ये अभी जो हमारे फाइनेंस वाले लोग हैं हाथ उठा के कह देते हैं IMF कहता है, तो वो कहते हैं कि भाई तुम नेगोशिएट तो करो ना. हाँ मैं हाँ, जब एग्जैक्टली। इजिप्ट में था, आई वाज प्रेसिडेंट डायरेक्टर इन इजिप्ट, तो वो इजिप्ट में साले वो तो बाकायदा बैठ के क्या कहते हैं डिक्टेट करते थे अपनी टर्म्स और बात करते थे. तो हम लोग क्या अपने मेन्यू नहीं दे सकते ऑफ चॉइसेस, ये जो चीजें हम सॉल्व नहीं कर सकते बैठ के, कोई हम निगोशिएट उनसे कैसे करते हैं, व्हाट डू यू थिंक. सर हमने बहुत अच्छा निगोशिएट किया था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, मैं और तारिक बाजवा, अब लेट मी टेक यू टू द हिस्ट्री। मैं और जी. तारिक बाजवा, हम्म. तो IMF ने कहा कि IMF के साथ आपको पता होगा एक साल कोई जाया किया हमारे जो आई नो. उस वक्त असद उमर साहब थे, और वो नहीं कर जी. सके ना निगोशिएट, उनको फिर कहा गया जी. कि आप नहीं कर पा रहे। हम्म. तो उस वक्त फिर IMF ने कहा कि हमारी जो स्प्रिंग मीटिंग्स होती हैं फरवरी में, उसमें आप आ जाएं, हम्म. हम्म. उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, एक हम्म. प्री जिसको कहना है अरेंजमेंट या प्री डिस्कशन के साथ हम बेसिक्स के ऊपर एग्री करेंगे, तब हम मिशन भेजेंगे। वी डू नॉट वांट टू सेंड अ मिशन व्हिच कम्स बैक विदाउट बीइंग कंक्लूडिंग दी। जी. हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तो हम गए, हम वहां पे तारिक बाजवा होती गवर्नर स्टेट बैंक में बैठा, हम्म. और हम उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। हमने हम्म. सारी डिस्कशन उस लाइंस पे की कि जिसमें हमारी अपनी हम्म. पॉलिसी, जिसमें 2-3 चीजें मैं आपको बता दूं। हम्म. मैंने उनसे कहा कि जी उन्होंने कहा कि जी आप इंटरफेयर करते हैं इंटरेस्ट फिक्सिंग में, इंटरेस्ट रेट फिक्सिंग में, कि जी आपको बचाना होता है अपना बजट वगैरह, तो आप ये नहीं करेंगे। हम्म. तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, हम्म. मैं नहीं करूंगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विल नॉट इंटरफेयर द अफेयर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट फिक्सिंग की, जो पॉलिसी रेट फिक्सिंग की, लेकिन आप भी नहीं करेंगे। गिव मी दिस एश्योरेंस IMF विल नॉट डिक्टेट टू द स्टेट बैंक कि अब इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए हम्म. या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। हम्म. 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 तो उसका जो था उस वक्त चीफ, हम्म. ही लुक टू दिस टीम आसपास जो बैठे होते, उसका सेक्रेटरी एज अ पॉइंट, वी शुड आल्सो नॉट इंटर। अब ये हमारे लिए बड़ी सक्सेस थी कि हमने IMF को कह दिया कि तुम मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बताओगे मॉनेटरी हम्म. पॉलिसी कमेटी को। फिर अब ठीक. कहते हैं ना, अब हम्म. ओपनली कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्शन करना, ये करना, वो करना। वो उसमें हमने कहा था कि तुम नहीं बताओगे, लेट द हम्म. मॉनेटरी पॉलिसी बी देन हम्म. इंडिपेंडेंट बोर्ड, MPC हम्म. शुड बी इंडिपेंडेंट। नंबर 2, हमने इनसे कहा
कि जी आप जो है ये जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है ना, ये हमारी जो मार्केट है ना, ये बहुत छोटी सी मार्केट है, चंद प्लेयर्स हैं जो इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, और या चंद ये जो हमारे ट्रेजरी के जो होते हैं बैंक वाले, ये या चंद फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स, ये मिलके मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट अ वेरी परफेक्टली ओपन कॉम्पिटेटिव मार्केट। तो आप इसको जो है ना आराम आराम से करना, 3 साल के अरसे में इसको फ्री करने में जाना, ताकि स्टेट बैंक को रेगुलेटरी अपनी कैपेसिटी इंप्रूव करती रहे और देखती रहे कि जी इसको मार्केट में मैनिपुलेट ना हो। इस पे भी वो अग्री कर गया। ये 3 चीजें, और दूसरी ये 2 चीजें, इसके अलावा हमने इसको जितने भी उसके रिफॉर्म्स थे हमने इसको 3 साल के ऊपर डाल दिया कि जी 3 साल में हम इसको करेंगे, ताकि उसको हम रिकैलिब्रेट करते रहेंगे ड्यूरिंग आवर रिव्यूज, ताकि हम नहीं चाहते कि एकदम से महंगाई हो जाए, एकदम से बेरोजगारी हो जाए या गुर्बत बढ़े। अब ये करके वी वर वेरी हैप्पी, वी केम बैक। अब इधर असद उमर वॉज, ये हमने सारा निगोशिएट किया उनके साथ। असद उमर वॉज इन पॉलिटिकल क्राइसिस, तो उसको आते ही जो है ना, जो उनके जो ओपोनेंट्स थे विद इन पीटीआई, उन्होंने उसको उसको फारिग कर दिया, ज्यादा आगे उनको मुझे फारिग करवा दिया। फारिग करवा दिया, उसके बाद एक इम्पोर्टेड मिनिस्टर आ गया उधर से दुबई से अपना ब्रीफकेस लेके। बिल्कुल। ठीक है, दुबई से ब्रीफकेस लेके आ गए, उनको कुछ नहीं पता था हमारी क्या पीछे निगोसिएशंस हुई, हमने किन चीजों को उनको एग्री करा लिया, और आईएमएफ मिशन के साथ वो बैठ गए। आईएमएफ मिशन को कहा कि जी, तो हमने जब उनको बताया कि हम 3 साल में सब कुछ कर लिया कैलिब्रेट, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने आईएमएफ, अच्छा उनका बड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। वैसे पहले जब वजीर खजाना थे, तो पीपल्स पार्टी के दौर में उनको प्रोग्राम पूरा नहीं करने दिया गया था आईएमएफ का, आपको याद होगा 2008 में जब वो थे, याद है, 2009 मुझे में। याद है, मुझे याद है। तो वो उसके उनके अंदर दिल के अंदर वो हार्ट बंद था। उन्होंने मेरे सामने आईएमएफ के मिशन चीफ को कहा कि अगर तुमने इन लोगों को 3 साल दिए, आई नो दिस पाकिस्तानी पीपल, वो तो इसलिए कहते हैं मैं पाकिस्तान में आगे बड़ा एहसान करूँ, तो कहा कि इनको अगर तुमने कहा मौका दिया, तो ये 1 साल के बाद तुमसे बात भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी तो तुमसे बात भी नहीं करेंगे, तो जो कराना है पहले साल में करा। अब जो सारी निगोशिएशन आप पीछे, तो आप जो कह रहे हैं निगोशिएशन, तो निगोशिएशन ऐसे लोग खराब। इसके बाद उन्होंने, जब हमने थोड़ा बहुत उसको कर रहे थे निगोशिएशन, फिर भी तो उन्होंने, जब आपको चीफ को पता चले आपके निगोशिएशन टीम को कि जी प्राइम जो फाइनेंस मिनिस्टर जो है, वो तो इस बात पे एग्री नहीं कर रहा कि हम इसको कैलिब्रेट इस तरह करेंगे, नुकसान कम से कम हो, तो हम पहले साल हम क्यों ना रगड़ा मार दें। उधर से उन्होंने उस तारिक बाजवा को हटाया, तो उधर आ गए रजा बाकिर साहब। तो अब रजा बाकिर साहब ने उधर, उन्होंने नेगोशिएशन शुरू कर दी, स्टेट बैंक की अलग से होती है उनकी सारी डिस्कशन। तो उस वक्त हमारा पॉलिसी रेट शायद 8% था या क्या था, तो उसमें से फिर भी 2% हमारा रियल इंटरेस्ट रेट था। मुझे निगोशिएशन के हॉल से पैनिक कॉल्स आई फ्रॉम दी IMF, जो स्टेट बैंक के जो डायरेक्टर्स वगैरह थे, कि सर ये जो नया गवर्नर आया, ये तो कहता है 2% बढ़ा दो इंटरेस्ट रेट। तो आप बताओ, आपने तो इससे कहा था, इससे एग्री कराया था कि जी ये इंटरफेयर नहीं करेंगे या इसको इस तरह नहीं करेंगे, डिक्टेट नहीं करेंगे कि क्या होना चाहिए, एमपीसी में डिसाइड होगा। तो कहते हैं ये एमपीसी में कहते हैं कि हम 2% बढ़ाएंगे इसको। तो मैंने फिर उसी वक्त फौरन बुलाया उसको, IMF चीफ को भी और गवर्नर स्टेट बैंक को भी अपने कमरे में बुलाया। मैंने कहा जी हमारी आपके साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि आप इस तरह डिक्टेट नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट्स को, और आप ये 2% बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारे मेरे सीधे सीधे 400 अरब 600 अरब का नुकसान हो जाएगा, मेरी सारी फिजिकल जो डेफिसिट है उसको मैं आगे पीछे करना होगा। तो जी आप जो तो वो जो था गवर्नर नया रजा बाकी, उसने कहा नहीं जी मैंने कहा। मैं तो उसको डांट रहा था IMF चीफ को कि भाई तुमसे जब मेरा जेंटलमैन एक हुआ है एग्रीमेंट वॉशिंगटन में, अब तुम ये क्या कर रहे हो। तो कहता है कि ये गवर्नर से बात करें आप अपने। गवर्नर कहता है मैंने कहा तुमने क्यों कहा। कहते हैं जी वी आर टारगेटिंग दी फलाना वलाना। मैंने कहा तुम्हें जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ है तुम्हें जिम से आए हो, तुमने क्या चीजें देखी हैं, क्या तुमने ब्रीफिंग्स ली हैं, फिर सीधे तुम आके इधर मीटिंग में बैठे हो, कहते हो 2% बढ़ा दो। अब ये हम अपने मुल्क के साथ करते रहे ना, कि हम इन लोगों के हाथों में अपना मुल्क की फैसले देते रहे कि जिनको ना कोई हमदर्दी थी, ना कोई मालूमात थी, ना कोई उनको लेना बट देना। ये दागा साहब, ये बिल्कुल आपकी बात है, सारी मैं एक्सेप्ट अब करता हूँ, दोनों बट में दोनों साइड फंडामेंटली बात यही, हाँ है। फंडामेंटली बात यही आ जाती है कि हमारे में कोऑर्डिनेशन कोई नहीं। और जो आपने एग्जैक्ट कहा था कि हम सारे एक दूसरे को लड़ते रहते हैं, ईगोज बहुत बड़े हैं, एंड वी रियली डोंट वांट टू सिट डाउन एंड काइंड ऑफ कम टू एन एग्रीमेंट। हम अग्रीमेंट से बहुत घबराते हैं, और मैं सोचता हूँ अगर मैंने आपसे एग्री कर लिया तो मैं कहीं आपके नीचे लग गया हूँ, और मैं आपसे कोई जी कोई समहाउ अपना मेरा ईगो हाँ एग्जैक्टली हर्ट हो जाता एग्जैक्टली। है, ये बहुत बड़ा मसला है। बट फाइनली ये भी तो है कि ये जो मेरा तो ख्याल है कि जो IMF का प्रोग्राम है, आई डोंट थिंक इट अप्लाइज टू अस एट ऑल। ये जो हमें बिल्कुल नहीं, मिलती है स्टेबलाइजेशन, ये बट इसमें कसूर हमारा नहीं है। कर
फॉर एग्जाम्पल जो डोमेस्टिक डीरेगुलेशन हम करते ही नहीं। अभी मैं सिंपल सी बात पूछता हूँ, मुझे बताइए टेस्टेशन क्यों नहीं हम कल खत्म कर सकते? एग्जैक्टली, ये ठीक है, सब चीज ये देखिए, ये एनओसी सारी क्यों चीजों नहीं को खत्म कर चाहिए, सकते? सारा ऑनलाइन मुझे होना चाहिए, सारा ऑनलाइन होना चाहिए। किसी को हाँ अगर टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है कोई हाँ। कागज, तो करते रहे ऑनलाइन सारा। अब देखिए, मैं अमेरिका रहा हूँ 30 साल, 5 साल वलायत रहा हूँ, मैंने आज तक कभी किसी दफ्तर का अंदरूनी नहीं देखा। जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, वो सब कुछ रूल्स क्लियर थे, ये सब सर, कुछ ये क्लियर केयर था। टेकर में मेरे जहन में यही था, और मैं तकरीबन 2 डिपार्टमेंट्स में कर चुका था कि लोग कम से कम आए, और ये हाँ, सारा ऑनलाइन होना चाहिए। और किसी सरकारी दफ्तर के अफसर के साथ अगर मुंह आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं रिश्वत की बात आ जाएगी। बेहतर है कि आप बिल्कुल आई। रूल पे चले, खत्म बात, ठीक है ना? हाँ, आपने घर खरीदना है तो आप खरीदे भाई, ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। आपने और सर हो हाँ सकता है, मैं कह रहा हाँ हूँ ना डॉक्टर साहब, ये इसके ऊपर सिर्फ 3 से 4 साल आप लगे ना, तो आप रिफॉर्म्स भी सारी कर सकते हैं। हाँ आपके किसी आदमी को नहीं जाना पड़ेगा दफ्तर, आपकी बिल्कुल। ब्यूरोक्रेसी भी लीन हो जाएगी, हम्म, आपके सिस्टम भी एफिशिएंट हो जाएंगे, और हम्म, आपका जो अगर आप इसके साथ डेवोल्यूशन मिला लें ना, डेवोल्यूशन कर बिल्कुल दे ठीक। लोकल गवर्नमेंट्स को, आपके जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दादा ये सब साहब चीजें। बिल्कुल ठीक। आई हैव टू लेट यू गो बिकॉज आपकी मीटिंग है, आपने मुझे जी हाँ, पहले मेरी बता दिया था। होने आई वाली है। कैन गो ऑन फॉर अदर 3 आवर्स, इट्स फैसिनेटिंग कॉन्वर्सेशन। बट मैं आपके नहीं साथ चलूँ। सिर्फ एक आपसे मेरी दरख्वास्त है कि ये इंशाल्लाह डायलॉग आपसे कंटिन्यूड रहेगा। कंटिन्यू देयर इज अ रखिए। लॉट टू टॉक अबाउट। अभी तो मैंने बात ही नहीं शुरू की जो आप काम आजकल कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे नहीं, वी कैन नेक्स्ट देन टाइम। गो विद ठीक है हम जी, जो है ना पॉलिसी, सेक्टर वाइज पॉलिसीज को भी डिस्कस कर सकते बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया दादा साहब, ऑल द हैं। बेस्ट थैंक यू जी, सर। खुदा हाफिज जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।